वेलकम टू द चैनल बीएड करिकुलम। आज का हमारा डिस्कशन होगा, ये एक पूरी मैराथन क्लास होगी पेपर फर्स्ट के लिए बीएड थर्ड सेम की। मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन की है ये, मापन तथा मूल्यांकन की ये क्लास है। इसमें मैराथन क्लास है, इसमें आपको पूरी थ्योरी प्रोवाइड की जाएगी, होल समरी होगी पूरे सिलेबस की। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला टॉपिक है आज का मेजरमेंट। तो मापन से आप क्या समझते हैं, पहले ये देख लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं मापन का, मेजरमेंट का। देयर आर मैनी टर्म्स दैट डिस्क्राइब द प्रोसेस विच टीचर यूज जज स्टूडेंट परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे कई सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जिससे टीचर जो है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को जज करता है। द थ्री टर्म्स मोस्ट कॉमनली यूज आर मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेलुएशन। और जिसमें से तीन टर्म्स जो है मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, जिसमें पहला आता है मेजरमेंट यानी कि मापन करना, दूसरा आ जाता है असेसमेंट करना। तो टीचर जो है असेसमेंट करता है असाइनमेंट देकर या किसी और तरीके से। फिर करता है इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन करता है बच्चों का। तो ये तीन टर्म्स यूज़ किए जाते हैं किसी भी टीचर के द्वारा एक बच्चे को जज करने के लिए, बच्चे की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए और उसकी होल एक्टिविटीज़ को देखने के लिए। तो मेजरमेंट ऐसा टूल होता है जो ऐसे एट्रीब्यूट्स या डायमेंशंस को जो है मेज़र करता है जो फिजिकली रूप से, जो भौतिक रूप से प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि ऐसी चीज़ें जिनको हम भौतिक रूप से माप सकें उनको मेजरमेंट में लाया जाता है। मेजरिंग सच थिंग्स एज एटीट्यूड्स प्रेफरेंस ऑल्सो अप्लाइज। तो इसमें जो है ऐसे एटीट्यूड्स और ऐसे प्रेफरेंस जो है अप्लाई होते हैं जिनको हम मेज़र कर सकते हैं। व्हेन पीपल मेज़र दे जनरली यूज सम स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट। तो जब जो है व्यक्ति किसी चीज़ की मापन करता है, किसी चीज़ को मेज़र करता है, तो वह किसी न किसी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करता है उस चीज़ को मापने के लिए। जैसे कि कोई चीज़ कितनी जो है बड़ी है, कितनी लंबी है, कितनी हैवी है, मतलब कितना भार है उसका, कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, कितनी फास्ट है, कितनी स्टैंडर्ड है, मतलब कितना उसका रेट है। तो हर एक चीज़ को, जो भी चीज़ हम मापते हैं उसके लिए हमें किसी न किसी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, जिसका एक मापक होता है, जिसका एक जो है परिणाम रहता है। द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट इज कैरिंग आउट एक्चुअल मेजरमेंट इन ऑर्डर टू असाइन अ क्वांटिटेटिव मीनिंग टू अ क्वालिटी। तो जब हम किसी क्वालिटी की एक क्वांटिटेटिव मीनिंग निकालते हैं, एक परिणात्मक जो है उसका मूल निकालते हैं, तब उसको मेजरमेंट कहा जाता है। द लेंथ ऑफ द चॉकबोर्ड, जैसे कि किसी जो है चॉकबोर्ड की लेंथ नापना, उसकी लंबाई को नापना, ये मेजरमेंट में आ जाएगा। क्योंकि जब हम इसका मापन करेंगे तो हमें किसी न किसी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। हम उसको या तो मीटर में नापेंगे या इंचेस में नापेंगे या फिर सेंटीमीटर्स में नापेंगे। डिटरमाइनिंग द दिस मस्ट बी फिजिकली डन। तो इसका जो डिटर्मिनेशन किया जाता है वो फिजिकली रूप से किया जाता है, वो भौतिक रूप से किया जाता है। मेजरमेंट इज देयर फॉर अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबरल्स टू ऑब्जेक्टिव क्वांटिटीज। मतलब हम जब किसी चीज़ की को नंबर में व्यक्त करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को उसकी क्वांटिटीज़ को बताते हैं, उसके इवेंट्स को बताते हैं क्वांटिटेटिव फॉर्म में, उसका मतलब जो है परिणात्मक मान बताते हैं, तब उस चीज़ को मापन कहा जाता है। जैसे कि जो हम नंबर्स में व्यक्त करेंगे वो सब मापन में आ जाएंगे, और जिन चीज़ों के लिए हम कोई स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसको हम मापन में रखेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट की बात करेंगे तो मेजरमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ स्कोर that represent the degree to which some trait characteristic behavior is associated with a person। मतलब हम जब किसी पर्सन का ट्रेट देखते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, उसका बिहेवियर देखते हैं, और इन सब चीज़ों के लिए हम किसी जो है स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। और ये सारी चीज़ें बहुत जो है फिजिकल ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट रहती हैं, तब इसको मेजरमेंट कहा जाता है, तब हम इसे मेजरमेंट का नाम देते हैं। और ये जो है कई तरीके से किया जाता है, इसके लिए हम किसी न किसी टेक्निक का यूज़ करते हैं, किसी न किसी रेटिंग स्केल का यूज़ करते हैं, ऑब्जर्वेशन का यूज़ करते हैं, टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो कई तरीके से मेजरमेंट किया जाता है। टाइलर ने एक डेफिनेशन दी है 1963 में मेजरमेंट के लिए। तो इन्होंने बताया है कि मेजरमेंट इज़ द असाइनमेंट
ऑफ द नंबर्स अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो अकॉर्डिंग टू रूल जब हम किसी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं, उसका मापन करते हैं, तो हम उन्हें जो है नंबर्स के फॉर्म में व्यक्त करते हैं, इसी को मेजरमेंट कहा जाता है। मेजरमेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है ये देख लेते हैं। प्रोवाइड अ बेस टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स। तो ये हमें एक बेस प्रोवाइड करता है कि हम इस संसार को जान सकें, उसके भौतिक गुणों को जान सकें। अब आएगा यूज्ड टू चेक स्टूडेंट परफॉर्मेंस। तो मेजरमेंट का यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को जानने के लिए, उनके इंटरेस्ट को जानने के लिए। यूज्ड फॉर गैदरिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। मेजरमेंट का यूज़ कई बार किया जाता है कई तरह की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। मेजर्स वेरिएबल। तो मेजरमेंट के थ्रू हम कई सारे वेरिएबल्स का पता लगा सकते हैं, उनको मेज़र कर सकते हैं। यूज टू मेज़र सर्टेन ऑब्जेक्ट्स। तो मेजरमेंट का यूज़ किया जाता है कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को मेज़र करने के लिए, उनका मापन करने के लिए। वाइडली यूज्ड इन रिसर्च फील्ड। मेजरमेंट का यूज़ कई बार या वाइडली यूज़ किया जाता है रिसर्च फील्ड में। तो रिसर्च के फील्ड में मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है आज के टाइम पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थी मेजरमेंट की। अब देखेंगे लेवल्स एंड स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेवल्स क्या होंगे और मेजरमेंट की स्केल क्या होगी, इसके बारे में जान लेते हैं। द लेवल्स ऑफ मेजरमेंट रिफर्स टू द रिलेशनशिप अमंग द वैल्यूज। तो जो लेवल्स होंगे उनका ये मतलब रहता है कि ये वैल्यूज के साथ में एक संबंध दिखाते हैं। दैट आर असाइंड टू द एट्रीब्यूट्स फॉर अ वेरिएबल्स। तो वो किसी न किसी एट्रीब्यूट के लिए रहते हैं वेरिएबल के द्वारा। अब देखेंगे कि क्या होता है लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। तो लेवल्स ऑफ मेजरमेंट और स्केल ऑफ मेजरमेंट इज अ क्लासिफिकेशन दैट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये डिस्क्राइब करता है कि किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें मिली है विद इन द नंबर असाइन टू वेरिएबल। जो हमने मेजर किया है वेरिएबल को, उसमें जो हमें नंबर मिले हैं वो कौन से नेचर के हैं, उनकी क्या इंफॉर्मेशन है, उनका नेचर बताता है लेवल्स ऑफ मेजरमेंट या स्केल ऑफ मेजरमेंट। अब टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल की बात करेंगे तो कितने टाइप्स की स्केल होती है मेजरमेंट के लिए ये देख लेते हैं। तो इसमें आ जाता है 4 टाइप्स ऑफ स्केल होती है। पहला है नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट, दूसरा है ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट, तीसरा है इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट, चौथा है रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट। तो 4 तरह से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। वन बाय वन सबको देखते हैं वन बाय वन। तो इसमें पहला आ जाता है नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल का क्या मतलब है? नॉमिनल स्केल का मतलब हो जाता है दिस इज़ द मोस्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ मेजरमेंट स्केल। तो ये जो है मोस्ट फंडामेंटल फॉर्म होती है मेजरमेंट स्केल की। दिस स्केल आर नॉट यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को नहीं मेजर करता है, बट टू कैटेगराइज एंड क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट। तो ये नॉमिनल स्केल जो मेजरमेंट का आता है वो सिर्फ कैटेगराइजेशन करता है, वो सिर्फ क्लासिफिकेशन करता है ऑब्जेक्ट का कि कौन सी कैटेगरी में आएगा, कौन से क्लासिफिकेशन स्केल में आएगा, सिर्फ ये बताता है। तो ये एक तरह से जो है क्वालिटेटिव नेचर का होता है, क्योंकि ये सिर्फ कैटेगराइजेशन करता है। जैसे कि एक आप एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि अगर हम नॉमिनल स्केल से मेज़र कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो क्या जेंडर है, इसमें 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, 2 ही कैटेगरीज हो सकती हैं यहाँ पे, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। फिर अगर हम देखें कि हेयर कलर क्या है, तो हेयर कलर के लिए हम कह सकते हैं या तो ब्राउन होगा या ब्लैक होगा या फिर ग्रे होगा, या किसी और कलर में अगर कलर कराया है तो वो कलर हो सकता है। तो ये कैटेगराइजेशन करता है नॉमिनल स्केल। अब आ जाते हैं ऑर्डिनल स्केल पे। वाइल नॉमिनल स्केल फोकस ऑन द कैटेगराइजिंग। तो नॉमिनल स्केल फोकस करता है कैटेगराइजेशन में, क्लासिफिकेशन में, जबकि जो ऑर्डिनल स्केल होता है सीक्स टू रैंक देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो ऑर्डिनल स्केल होता है वो रैंक प्रोवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऑब्जेक्ट की जो विशेषताएं होंगी उनके आधार पर ऑर्डिनल स्केल उन्हें रैंक प्रोवाइड करता है। अगर हम और समझना चाहें इस चीज़ को, तो इट डील्स विद द रिलेटिव पोजीशन ऑन एन आइटम ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अदर आइटम्स ऑन द स्केल। तो अदर आइटम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए हम एक आइटम को पोजीशन कराते हैं, उसी को ऑर्डिनल स्केल कहा जाता है। जैसे कि इसका ऑप्शन है, इसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं हम कि अगर हम 1 से लेके 5 तक किसी भी
पॉपुलर ब्रांड की आइसक्रीम को लेते हैं तो इसमें अमूल आ जाएगा, और फिर जो है मदर डेयरी आ जाएगा, क्रीम बेल्स आ जाएगी, वेदीलाल आ जाएगी, क्वालिटी वॉल्स आ जाएगी। तो ये सारे जो है आइसक्रीम की ही ब्रांड्स हैं। इसमें हम कैटेगराइजेशन करते हैं, इसमें हम रैंकिंग करते हैं कि कौन सा एक दूसरे से बेटर है। तो जो एक दूसरे से बेटर होगा वैसे ही ये जो है फॉर्म में आ जाते हैं, रैंक में आ जाते हैं। अब हम देखेंगे तीसरा स्केल है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल का मतलब है कि एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में एक पर्टिकुलर इंटरवल पाया जाएगा जो हर एक कैटेगरी में पाया जाएगा। जैसे कि इसमें हम जब मेज़र करेंगे तो एक स्टैंडर्ड इंटरवल रखते हैं जो हर एक वेरिएबल में आएगा। अब इसमें एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर हम किसी चीज़ को ऐसे रैंकिंग करा रहे हैं बिलो 10 ईयर्स, तो 10 ईयर का डिफरेंस हम लेके चल रहे हैं। इसमें ये स्टैंडर्ड इंटरवल है जो हर एक में पाया जाएगा। जैसे 10 to 20 करेंगे तो 10 का इंटरवल आ रहा है, 20 to 30 करेंगे तब भी 10 का रहा है। तो इसमें एक स्पेसिफिक इंटरवल रहेगा जो हर एक वेरिएबल में एग्जिस्ट करेगा। अब बात करेंगे रेशियो स्केल की। तो रेशियो स्केल क्या होता है मेजरमेंट के लिए? तो इसमें हर एक चीज़ का रेशियो निकाला जाएगा, उसका अनुपात निकाला जाएगा। रेशियो स्केल इज मोस्ट रिफाइंड एंड फॉर्म होता है ये मेजरमेंट के लिए, और ये फिजिकल साइंस में अप्लाई होता है। इन इंटरवल स्केल वेरिएबल्स हैव बीन रिलेटिव वैल्यू, while in ratio scale the variables do not have relative value। तो वेरिएबल स्केल में रिलेटिव वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती हैं, जबकि इंटरवल स्केल में रिलेटिव वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। रेशियो स्केल में सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यूज को ही रखा जाता है। They incorporate the value of the absence in any characteristic of an object. This absence can be denoted with the value 0। तो अगर किसी भी वेरिएबल की कैरेक्टरिस्टिक्स में absence होती है तो उसे 0 से डिनोट किया जाता है। रेशियो स्केल में किसी न किसी जो है वेरिएबल का रेशियो निकाला जाता है, इसका हम अनुपात निकालते हैं। और इसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि केल्विन स्केल आती है, वेट रेशियो आता है। तो ये सब रेशियो स्केल के ही एग्जांपल्स हैं। अब डिफरेंस दिया गया है यहाँ पे मेजरमेंट स्केल्स ऑफ मेजरमेंट में क्या डिफरेंस है। तो नॉमिनल स्केल में क्या डिफरेंस है, ऑर्डिनल स्केल में क्या डिफरेंस है, इंटरवल स्केल में क्या डिफरेंस है, और रेशियो स्केल में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये चार्ट के थ्रू दिखाया गया है। तो नॉमिनल स्केल कैटेगराइजेशन करती है, क्लासिफिकेशन करती है, जैसे कि मेल फीमेल दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देगी। ऑर्डिनल स्केल जो होगी वो रैंकिंग प्रोवाइड करती है। इंटरवल स्केल में प्रॉपर इंटरवल पाया जाएगा, प्रॉपर स्टैंडर्ड इंटरवल रहेगा हर एक वेरिएबल के बीच में। जबकि रेशियो स्केल में रेशियो से हम मेज़र करते हैं और यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यूज़ होती हैं। टाइप्स ऑफ डेटा की अगर बात करें तो नॉमिनल स्केल में क्वालिटेटिव डेटा होता है, और ऑर्डिनल स्केल में ऑर्डिनल लेवल का डेटा होता है, कैलकुलेशन की जाती है इसमें। और इंटरवल स्केल की अगर हम बात करें तो इसमें भी कैलकुलेशन का यूज़ किया जाता है। रेशियो स्केल में मेजरमेंट किया जाता है। इस तरह से हम और भी कैटेगरीज हैं इसकी डिफरेंस की, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो नॉमिनल स्केल में लेबलिंग की जाती है, ऑर्डिनल स्केल में लेबलिंग एंड रैंकिंग की जाती है, और इंटरवल स्केल में लेबलिंग, रैंकिंग एंड इक्वल इंटरवल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और रेशियो स्केल में लेबलिंग, रैंकिंग और इक्वल इंटरवल्स होते हैं और 0 पॉइंट रखा जाता है। नेचर ऑफ मेजरमेंट करें तो इसमें नॉमिनल स्केल में क्लासिफाइंग आ जाएगा, और ऑर्डिनल स्केल में रैंकिंग आ जाएगा, इंटरवल स्केल में स्कोरिंग आ जाएगा, और रेशियो स्केल में भी स्कोरिंग आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ बेसिस पे इसमें डिफरेंस दिए गए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं अलग अलग मेजर स्केल की। अब देखेंगे एरर्स ऑफ मेजरमेंट स्केल। तो क्या क्या एरर्स आती हैं मेजरमेंट स्केल से, इसको जानेंगे। Measurement error is in education generally refers to either difference between what a test score indicate। तो ये दिखाता है कि एक टेस्ट में जो स्कोर आता है वो क्या है, एंड अ स्टूडेंट एक्चुअल नॉलेज, और स्टूडेंट की एक्चुअल नॉलेज और उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं। तो एरर दैट आर इंट्रोड्यूस्ड व्हेन कलेक्टिंग और कैलकुलेटिंग डेटा बेस्ड रिपोर्ट, फिगर्स, स्टैटिक्स रिलेटेड टू स्कूल एंड स्टूडेंट। तो ये ऐसी एरर्स होती हैं जो कैलकुलेशन के समय और कलेक्शन के समय डेटा में आती हैं, जो रिपोर्ट्स या फिगर्स या स्टैटिक्स के थ्रू प्रेजेंट की जाती हैं।
मेजरमेंट एरर इज टेस्टिंग में रिजल्ट फ्रॉम अ वाइड वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। तो इसमें वाइड वैरायटी ऑफ फैक्टर्स होते हैं मेजरमेंट एरर में, सच एज स्टूडेंट मेंटल एंड इमोशनल स्टेट ड्यूरिंग द टेस्ट पीरियड और द कंडीशन अंडर विच द टेस्ट वॉज एडमिनिस्टर्ड। तो ये ऐसी जो है एरर्स हो सकती हैं जिसमें मेंटल एंड इमोशनल स्टेट आ जाएगा स्टूडेंट का, या कंडीशन आ जाएगी टेस्ट पीरियड की, और टेस्ट पीरियड आ जाएगा इसमें। तो ये सारी एरर्स पाई जा सकती हैं। अब देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ मेजरमेंट एरर, कौन कौन सी टाइप्स की एरर हो सकती हैं मापन में, ये देखेंगे। तो इसमें सिस्टमैटिक एरर्स हो सकती हैं। सिस्टमैटिक एरर्स समटाइम्स इनको बायस भी कहा जाता है, इज द मेजरमेंट एरर विद अ ऑब्जर्व पैटर्न। सिस्टमैटिक एरर्स वो होंगी जिसमें एरर पाई जाएगी ऑब्जर्व पैटर्न में ही। ऑफ कोर्स ऑब्जर्विंग अ पैटर्न इन अ एरर रिक्वायर्स सम काइंड ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट द ट्रू वैल्यू शुड बी फॉर कंपैरिजन। तो एक कंपैरिजन में के लिए क्या ट्रू वैल्यू है, क्या उसका स्टैंडर्ड रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें हमारा एक प्रॉपर वैल्यू होनी चाहिए कि किस वैल्यू से हम किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं। अ सिस्टमैटिक एरर कैन बी ट्रिगर टू ट्रैक डाउन एंड इज ऑफ्टन अननोन। तो ये सिस्टमैटिक एरर होती हैं जो वो ऑफ्टन अननोन रहती हैं, इनकी जानकारी नहीं रहती है। रैंडम एरर्स आती हैं उसके बाद। तो रैंडम एरर्स आर वंस दैट आर इजियर टू डील, इससे डील करना इजी होता है, बिकॉज दे कॉज द मेजरमेंट टू फ्लक्चुएट अराउंड द ट्रू वैल्यू। तो ये जो है अराउंड द ट्रू वैल्यू, मतलब जो मेजरमेंट की ट्रू वैल्यू होगी उसी के आसपास ही रहती हैं, इसमें कॉज पाए जाते हैं। रैंडम एरर इज एसेंशियली द पार्ट ऑफ द एरर दैट वन कैन नॉट एक्सप्लेन। तो रैंडम एरर ऐसी एरर्स होती हैं जिनको एक इंसान जो है नहीं एक्सप्लेन कर सकता है इन पार्ट्स को, विच ऑफ्टन मीन्स पीपल मस्ट बी rely on the statistical assumptions to interpret how this remaining component might affect the result। तो इसमें ये देखा जाता है कि कैसे जो स्टैटिस्टिकल assumptions हैं वो इंटरप्ट करेंगी, वो जो है कंपोनेंट को अफेक्ट करेंगी। तो ये रैंडम एरर्स हो जाएंगी। इसके बाद एक्सीडेंटल एरर्स आती हैं। एक्सीडेंटल एरर्स क्या होती हैं ये देखेंगे। तो इन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड एरर which does not always recur when an observation is repeated under some condition, accidental error are unavoidable। तो ये ऐसी एरर्स होती हैं जो मतलब रेपिटेशन में ज़रूरी नहीं है कि ये आ जाएं, और इन एरर्स को अवॉइड नहीं किया जा सकता है। ये एरर्स कई फॉर्म में भी हो सकती हैं, जैसे कि टेस्ट सेंटर एरर होती हैं, स्टूडेंट सेंटर एरर होती हैं, स्कोरिंग सेंटर एरर्स होती हैं। तो एक्सीडेंटल एरर्स इस तरह से हो सकती हैं। फिर आता है चौथे नंबर पे स्ट्रैटेजिकल एरर्स। स्ट्रैटेजिकल एरर्स क्या हैं? अ स्ट्रैटेजिकल एरर इज द अमाउंट बाय विच एन ऑब्जर्वेशन डिफर्स फ्रॉम इट एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो कैसे एक ऑब्जर्वेशन डिफर होता है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू से, इसमें जो है स्ट्रैटेजिकल एरर आ जाती है। द लेटर बीइंग बेस्ड ऑन द होल पॉपुलेशन फ्रॉम विच द स्ट्रैटेजिकल यूनिट वॉज चूजन रैंडमली। तो स्ट्रैटेजिकल एरर्स भी टू कैटेगरीज की हो सकती हैं। डिस्क्रिप्टिव स्ट्रैटेजिकल एरर्स हो जाती है। तो डिस्क्रिप्टिव स्ट्रैटेजिकल एरर्स आर जनरली डिफरेंट फ्रॉम द inferior इन्फ्रेंशियल स्ट्रैटेजिकल एरर्स। तो ये इन्फ्रेंशियल स्ट्रैटेजिकल एरर्स से डिफरेंट होती हैं। इन डिस्क्रिप्टिव स्ट्रैटेजिकल मेजरमेंट सच एज द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर स्टेटेड एग्जैक्ट नंबर्स। तो इसमें जो है मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन को ही मेज़र किया जाता है डिस्क्रिप्टिव स्ट्रैटेजिकल एरर्स में। फिर आ जाता है इन्फ्रेंशियल स्ट्रैटेजिकल एरर्स। तो इन्फ्रेंशियल स्ट्रैटेजिकल एरर्स दो टाइप की हो जाती हैं, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर इसमें आ जाता है। मुर्सल ने मेजरमेंट स्केल के एरर्स को 4 तरह से कैटेगराइज किया है। इन्होंने बताया है इंटरप्रेटेटिव एरर्स होती हैं, दूसरा वेरिएबल एरर्स इन्होंने बताया है, तीसरा पर्सनल एरर्स इन्होंने बताया है, और चौथे नंबर पे इन्होंने कांस्टेंट एरर्स बताया है।
अब हम देखेंगे कि वेज टू रिमूव मेजरमेंट एरर्स। तो मेजरमेंट में जो एरर्स आ गई हैं, जो त्रुटियां आ गई हैं, उनको हम कैसे हटा सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं। इसके लिए पहला वे आ जाता है यूज पायलट टेस्ट। पायलट टेस्ट का यूज करना चाहिए। इफ समवन डूइंग मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन देन ही और सी should be used pilot test instrument for getting feedback from the respondent regarding how easy and hard the measure was and information about how the testing environment affected their performance। तो यूज़ करना चाहिए पायलट टेस्ट का जब हम किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं या उसका इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो इसमें जो है एग्जैक्ट फीडबैक मिलता है। फिर दूसरा वे आ जाता है कि प्रॉपर ट्रेनिंग का यूज़ करना चाहिए। इफ़ यू गैदरिंग मेजरमेंट, अगर आप किसी चीज़ का मेजरमेंट कर रहे हैं तो पीपल टू कलेक्ट द डेटा यू शुड मेक श्योर दैट यू शुड ट्रेन देम। तो जो पर्सन किसी डेटा को कलेक्ट कर रहा है तो उसको आपको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, तो जिससे मेजरमेंट एरर्स को दूर किया जा सकता है। फिर तीसरा वे आ जाता है रीचेकिंग डेटा थॉरोली। तो जो डेटा प्राप्त हुआ है आपको, उसको आपको थॉरली मतलब कि डीपली चेक करना चाहिए, रीचेक करना चाहिए उस डेटा को, जिससे कि मेजरमेंट एरर्स को दूर किया जा सके। फिर चौथा वे आ जाता है यूज़ स्ट्रैटेजिकल प्रोसीजर्स। तो स्ट्रैटेजिकल प्रोसीजर्स का अगर हम यूज़ करेंगे तभी उससे मेजरमेंट एरर्स को हटाया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। पांचवा तरीका आ जाता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड जनरलाइजेशन का। तो जब भी हम किसी चीज़ का मेजरमेंट करें उसमें हमें स्टैंडर्डाइजेशन का यूज़ करना चाहिए और जनरलाइजेशन का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि मेजरमेंट एरर्स को हम दूर कर सकें। फिर सिक्स वे आ जाता है यूज़ मल्टीपल मेजर्स। मतलब किसी चीज़ का मेजरमेंट करने के लिए मल्टीपल मेजर्स का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि मेजरमेंट एरर्स को हटाया जा सके। अब देखेंगे इवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट। तो इसको मूल्यांकन कहते हैं। क्या मीनिंग एंड डेफिनेशन है इवैल्यूएशन का, ये देख लेते हैं। तो इवैल्यूएशन का आप जनरली ये मतलब समझिए कि इवैल्यूएशन किसी भी चीज़ का जब करेंगे हम, तो उसमें क्वालिटेटिव जो है रिजल्ट हमें मिलता है, उसका गुणात्मक हमें परिणाम मिलता है। इवैल्यूएशन फोकसेस ऑन द ग्रेड एंड मे बी रिफ्लेक्ट क्लासरूम कंपोनेंट अदर देन कोर्सेज कंटेंट एंड मास्टरी लेवल्स। दिस कुड इंक्लूड डिस्कशन, ये डिस्कशन के फॉर्म में हो सकते हैं, कॉपरेशन के फॉर्म में हो सकते हैं, अटेंडेंस एंड वर्बल एबिलिटीज़ के फॉर्म में हो सकते हैं। इवैल्यूएशन इंक्लूड्स, इवैल्यूएशन में ही मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है और असेसमेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इट इज़ द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो इवैल्यूएशन में इंफॉर्मेशन गैदरिंग आ जाती है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आ जाती है और जजमेंट फॉर्मिंग आ जाता है, डिसीजन मेकिंग आ जाता है। तो इवैल्यूएशन एक वाइड कॉन्सेप्ट होता है। इसी में इंफॉर्मेशन गैदरिंग आ जाएगा, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आ जाएगा, जजमेंट फॉर्मिंग आ जाएगा और डिसीजन मेकिंग भी इसी में आ जाता है। इन इवैल्यूएशन इम्प्लाइज अ क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ educative process and its outcome in the light of the objectives। इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस दैट टेल्स द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द प्रोग्राम। तो एक इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस होता है वो स्ट्रेंथ और वीकनेस बताता है किसी भी प्रोग्राम का। इवैल्यूएशन हैज़ डिफरेंट रोल इन एजुकेशन। तो इवैल्यूएशन मूल्यांकन का डिफरेंट रोल होता है शिक्षा में। स्टूडेंट इवैल्यूएट, तो कई तरह से स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को भी इवैल्यूएट किया जाता है टीचर के थ्रू। फिर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इवैल्यूएशन प्रोसेस को डिटरमाइन इस तरह से किया जा सकता है, द एक्सटेंट टू विच एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग अटेंडेड, एंड सेकेंड वन इज इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस provided in the classroom, and third one is how well the goal of education has been accomplished। इसके बाद देखेंगे हम डेफिनेशन। तो कोठारी कमीशन ने इवैल्यूएशन की डेफिनेशन दी है। उनका कहना था कि इस कमीशन ने बताया है कि इवैल्यूएशन इज़ द कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इवैल्यूएशन जो होता है वो सतत प्रक्रिया है। इट फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टोटल एजुकेशन सिस्टम। तो ये एक इंटीग्रल पार्ट में एक फॉर्म करता है टोटल एजुकेशन सिस्टम को, एंड दस इज इंटीमेटली रिलेटेड टू द एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स। तो ये इंटीमेटली एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव से ही रिलेट करता है मूल्यांकन।
फिर उसके बाद एक डेफिनेशन आ जाती है इसमें हाना की। तो इन्होंने बताया है कि इवेलुएशन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड इंटरप्रिटिंग एविडेंस। ये एक तरह से इंटरप्रेट करता है और गैदर करता है एविडेंस ऑफ चेंजेस को इन बिहेवियर ऑफ ऑल स्टूडेंट। तो हर एक स्टूडेंट के बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए ये एविडेंस को कलेक्ट करता है एज दे प्रोग्रेस थ्रू स्कूल्स। अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन की। तो टीचिंग लर्निंग आउटकम्स होता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के थ्रू हम देख सकते हैं कि टीचिंग का और लर्निंग का जो पूरा आउटकम है वो क्या निकला है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है जजमेंट एंड डिसीजन। तो इवैल्यूएशन के रिजल्ट के द्वारा ही हम कोई जजमेंट ले सकते हैं, किसी डिसीजन पे आ सकते हैं। इवैल्यूएशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, तो ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है। मूल्यांकन एक तरह से कम्प्रिहेंसिव प्रक्रिया है, तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ये। फिर मीनिंग ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। तो इवैल्यूएशन के थ्रू ही हम किसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, ये एक साधन का काम करता है। एसेस परफॉर्मेंस को ये एसेस करता है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स को हम ले सकते हैं इवैल्यूएशन के थ्रू। अब देखेंगे कि प्रोसेस क्या होता है इवैल्यूएशन का। टू मेक अ पीरियोडिक चेक ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो एक पीरियोडिकल चेक करता है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में टू वैलिडेट द हाइपोथेसिस ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो एक तरह से हाइपोथेसिस बनाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। फिर इस हाइपोथेसिस और के बाद जो है इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड करता है इवैल्यूएशन टू प्रोवाइड अ सर्टेन साइकोलॉजिकल सिक्योरिटीज को प्रोवाइड करता है। टू प्रोवाइड अ साउंड बेसिस फॉर द पब्लिक रिलेशंस। तो पब्लिक रिलेशंस के लिए साउंड बेसिस प्रोवाइड करता है इवैल्यूएशन। अब देखेंगे फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन को। तो हम जानते हैं कि फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन क्या होते हैं। तो इवैल्यूएशन का फंक्शन है कि ये डायग्नोस करता है लर्निंग प्रॉब्लम्स को। तो लर्निंग में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो डिफ़िकल्टीज आती हैं, उनकी पहचान कराता है इवैल्यूएशन। सिलेबस को रिवीजन कराता है इवैल्यूएशन और कंपैरिजन कराता है इवैल्यूएशन। तो अगर हम किसी भी मैनेजमेंट वर्क को कंपेयर करना चाहते हैं तो हमें इवैल्यूएशन का यूज़ करना चाहिए। नीड एनालिसिस करता है इवैल्यूएशन। इन्हांस करता है क्वालिटी ऑफ टीचर्स। तो टीचर्स की क्वालिटीज़ को इन्हांस करता है इवैल्यूएशन। एसेसिंग द लर्नर्स नीड। तो लर्नर्स को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसको हम एसेस कर सकते हैं इवैल्यूएशन के थ्रू। फिर इवैल्यूएशन के थ्रू ही प्रोवाइड फीडबैक लिया जाता है स्टूडेंट से और इवैल्यूएशन के द्वारा ही प्रोग्राम मटेरियल्स को प्रिपेयर किया जाता है। ये करिकुलम डेवलपमेंट में हेल्प करता है। रिपोर्टिंग पीपल्स प्रोग्रेस टू पेरेंट्स। तो जो पीपल्स की प्रोग्रेस होती है उसको रिपोर्ट किया जाता है पेरेंट्स के पास में इवैल्यूएशन के थ्रू। यूजफुल इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए भी इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट होता है, यूजफुल रहता है, क्योंकि हम जब इवैल्यूएशन करते हैं तो हमें डिफ़िकल्टीज पता चलती हैं, हमें प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करते हैं हम एजुकेशनल एरिया में, वोकेशनल एरिया में, पर्सनल फील्ड में। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को काउंसलर तक पहुंचाया जाता है ताकि काउंसलर इनका जो है उनके लिए रेमेडी दे और उससे जो है लर्नर्स को फ्री कर दे उन प्रॉब्लम से। फिर इवैल्यूएशन का यूज़ किया जाता है इफेक्टिव स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। हेल्पफुल इन द स्कूल रिसर्च। तो स्कूल रिसर्च के लिए भी इवैल्यूएशन हेल्पफुल रहता है। अब देखेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं इवैल्यूएशन के, ये जान लेते हैं। तो प्रिंसिपल्स में पहला आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। लगातार मतलब ये सतत प्रक्रिया है, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी आ जाता है। फिर दूसरा आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस। तीसरा आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। चौथा आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। पांचवा है प्रिंसिपल ऑफ ब्रॉडनेस। छठा है प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी। सातवां है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस और आठवां है प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन और नवां है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। फिर 10वां आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ नॉट कन्फाइंड टू क्लासरूम। 11वां आ जाता है इसमें प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी एंड 12वां आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ राइट सिलेक्शन ऑफ टूल्स। 13वां आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ राइट सिलेक्शन ऑफ टेक्निक।
14वां आ जाता है इसमें प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, और लास्ट है इसमें प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी। तो ये इतने बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इवैल्यूएशन के लिए, आप इसमें से कुछ ले सकते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब है कि इवैल्यूएशन जो है वो कार्य करता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी पे। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो इवैल्यूएशन के जो प्रक्रिया होती है वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है, इसलिए ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी पे बेस्ड होता है। फिर आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ कम्प्रहेंसिवनेस। तो इवैल्यूएशन का जो रिजल्ट आता है, ये जो प्रोसेस होता है वो पूरी तरह से स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी को डायग्नोसिस करता है, कम्प्लीटली वैसे असेसमेंट करता है उसका, इसलिए ये कम्प्रिहेंसिवनेस पे कार्य करता है। फिर आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो इवैल्यूएशन का जो पूरा प्रोसेस कराया जाता है वो किसी न किसी ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड रहता है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए इसको हम कंडक्ट कराते हैं, इसलिए इसको प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स भी हो जाता है इसमें। फिर लर्निंग एक्सपीरियंसेस आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो इवैल्यूएशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द लर्निंग प्रिंसिपल ऑफ द स्टूडेंट। तो हम जो भी इवैल्यूएशन प्रोसेस करते हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है स्टूडेंट्स की लर्निंग से। प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रॉडनेस, तो इवैल्यूएशन इज अ वाइड इन नेचर, तो ये एक वाइड कॉन्सेप्ट होता है, इसमें कोई नैरो प्रोसेस नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये प्रिंसिपल ऑफ ब्रॉडनेस पे बेस्ड होता है। प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी, तो इवैल्यूएशन का जो पूरा प्रोसेस किया जाता है वो टीचिंग पे बेस्ड होता है, तो टीचिंग को होल सोल इसमें इवैल्यूएट किया जाता है, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी पे बेस्ड है ये। फिर 7वें नंबर पे आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। तो इवैल्यूएशन की जो पूरी प्रक्रिया की जाती है उसमें मेन फोकस चाइल्ड पे किया जाता है, छात्रों पे किया जाता है, इसलिए ये प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस पे काम करता है। फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन का। तो इसमें कोई भी वेटेज नहीं होता है इवैल्यूएशन कार्य का, इसलिए ये प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन पे कार्य करता है। टू गेट सक्सेस इन आवर लाइफ, इवैल्यूएशन कंक्लूड दैट द स्टूडेंट मस्ट बी अप्लाई हिज नॉलेज एट इट्स बेस्ट एंड क्रिएट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो कोई भी सिचुएशन हो, ये चाहा जाता है इवैल्यूएशन के रिजल्ट के थ्रू कि बच्चे अपनी नॉलेज को, अपने जो है ज्ञान को एक सही दिशा में लगाएं, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग उससे डेवलप करें और बेटर अंडरस्टैंड करें वो हर एक सिचुएशन को। फिर आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो इवैल्यूएशन के थ्रू कभी हमें क्वालिटेटिव मेजर मिलते हैं और कभी हमें क्वांटिटेटिव मेजर्स मिलते हैं। तो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कभी कभी क्वालिटेटिव रिजल्ट देता है, कभी कभी क्वांटिटेटिव रिजल्ट देता है, इसलिए ये प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी पे बेस्ड है। फिर आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ नॉट कन्फाइंड टू क्लासरूम। फिर आता है नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी बेसिस पे ये काम करता है, इसमें मेन फंक्शन जो है चाइल्ड का ही रहता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ राइट सिलेक्शन ऑफ टूल्स का। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ राइट सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स का। तो सही तरह से सिलेक्शन करना चाहिए हमें टूल्स और टेक्निक्स का। प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन पे बेस्ड होता है इवैल्यूएशन। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कॉपरेशन का क्या यूज़ है उसका जो है असेसमेंट करता है ये। प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी पे बेस्ड होता है। अब समझेंगे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन की क्या नीड होती है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, इसको जानेंगे। तो इवैल्यूएशन इम्पॉर्टेंट होता है क्लासरूम के लिए, क्लासरूम टीचर्स, सुपरवाइजर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स को डायरेक्ट करने के लिए और उनके साथ साथ ही गाइडिंग, टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस के लिए। तो इवैल्यूएशन के द्वारा ही क्लासरूम में टीचर्स, सुपरवाइज़र और एडमिनिस्ट्रेटर्स को डायरेक्शन दी जाती है, उनकी डायरेक्टिंग की जाती है और उसके साथ ही गाइडिंग और टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस को बेटर किया जाता है। फिर इवैल्यूएशन का यूज़ किया जाता है, इवैल्यूएशन एड्स इन डिवाइजिंग more effective instructional material and procedures of the instructions। तो इवैल्यूएशन के द्वारा ही इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स और प्रोसीजर ऑफ इंस्ट्रक्शन को कंडक्ट किया जाता है और ये बहुत इफ़ेक्टिवली कंडक्ट किया जाता है इवैल्यूएशन के थ्रू। फिर तीसरी इंपॉर्टेंस आ जाती है, इवैल्यूएशन हेल्प्स टीचर्स टू
टू डिस्कवर द नीड ऑफ द पीपल्स। तो टीचर्स को हेल्प करता है इवैल्यूएशन कि वो बच्चों की नीड्स को जान पाएँ, उसको डिस्कवर कर पाएँ। फिर इवैल्यूएशन हेल्प करता है, इवैल्यूएशन स्टिमुलेट्स स्टूडेंट टू स्टडी। तो ये स्टूडेंट्स को स्टिमुलेट करता है कि वो स्टडी कर पाएँ। इवैल्यूएशन हेल्प्स पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड पीपल ग्रोथ इंटरेस्ट एंड पोटेंशियलिटीज़। तो इवैल्यूएशन हेल्प करता है पेरेंट्स को कि वो अंडरस्टैंड कर सकें अपने बच्चे की ग्रोथ को, उसके इंटरेस्ट को, उसकी पोटेंशियलिटीज़ को। फिर 6 नंबर पे इंपॉर्टेंस आ जाती है कि इवैल्यूएशन कैन यूज टू इन्फोर्स एक्सटर्नल स्टैंडर्ड अपॉन द इंडिविजुअल क्लासरूम एंड स्कूल्स। तो ये जो है इवैल्यूएशन के थ्रू ही इन्फोर्स किया जाता है एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स को इंडिविजुअल क्लासरूम में और स्कूल्स में। अब देखेंगे क्या रिलेशनशिप है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन में। तो मेजरमेंट जो होता है वो इवैल्यूएशन के अंदर का प्रोसेस है, असेसमेंट भी उसके अंदर का प्रोसेस है। तो इवैल्यूएशन एक तरह से ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो जाता है, इवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट सबसे ब्रॉड रहता है, उसके अंदर ही असेसमेंट और मेजरमेंट आ जाते हैं। तो इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन और असेसमेंट में क्या क्या डिफरेंस है। अब हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है। उसमें हमने देखा कि रिलेशन क्या है, तो इवैल्यूएशन जो था वो वाइड कॉन्सेप्ट था, उसमें ही मेजरमेंट और असेसमेंट आ जाता था। लेकिन अब हम देखेंगे कि मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है। तो ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है। मेजरमेंट, इवैल्यूएशन, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो कॉन्सेप्ट के बेसिस में देखते हैं। तो मेजरमेंट में हमें क्वांटिटेटिव रिजल्ट मिलते हैं, जबकि इवैल्यूएशन में हमें वैल्यूज़ मिलती हैं किसी भी चीज़ की। फिर एम्स की बात करें तो इसमें न्यूमेरिकल इवैल्यूएशन किया जाता है, जबकि इवैल्यूएशन में जस्टिफाई किया जाता है और इवैल्यूएट किया जाता है। नेचर की अगर हम बात करें तो मेजरमेंट में टोटली न्यूमेरिक नेचर होता है ये, और जबकि इवैल्यूएशन में इंटरप्रेट किया जाता है डेटा को, कंक्लूड किया जाता है डेटा को। अब इंटर रिलेशन की बात करेंगे तो मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन का इंटर रिलेशन होता है, इंटरडिपेंडेंट रहते हैं ये। जबकि इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो इट बेस्ड ऑन द मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन जो होता है वो मेजरमेंट और असेसमेंट पे ही बेस्ड होता है। प्रोसेस की बात करते हैं तो मेजरमेंट का लिमिटेड प्रोसेस होता है, जबकि इवैल्यूएशन का इंक्लूसिव प्रोसेस रहता है। डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ये मेजरमेंट जो होता है वो डिस्क्राइब करता है फैक्ट्स को, जबकि इवैल्यूएशन जो होता है वो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को दिखाता है। प्रोग्रेस की बात करते हैं तो इसमें इट आंसर टू हाउ मच प्रोग्रेस। तो मेजरमेंट में देखा जाता है कि कितनी प्रोग्रेस हुई है, और जबकि इवैल्यूएशन में प्रोग्रेस के बारे में जानकारी दी जाती है, सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाती है। रिलेटेड की बात करें तो मेजरमेंट जो होता है वो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होता है, जबकि इवैल्यूएशन जो होता है वो इंटेंजिबल थिंग्स से रिलेटेड होता है। इसी तरह से और डिफरेंस दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन की। तो इवैल्यूएशन की क्या टूल्स और टेक्निक्स होते हैं ये देख लेते हैं। तो टूल्स एंड टेक्निक्स वो हैं जिनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, और उनसे हम ये देखेंगे कितनी वैलिड है वो इन्फॉर्मेशन, उसकी क्या रिलायबिलिटी है, क्या यूजबल है वो, उसका यूजेस क्या क्या है। तो टूल्स एंड टेक्निक्स हमें इस तरह से हेल्प करती हैं मेजरमेंट करने के लिए। इसमें टूल्स में इवैल्यूएशन के आ जाएगा अचीवमेंट टेस्ट, एनेक्टोडल रिकॉर्ड्स, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल्स एंड क्वेश्चनेयर्स। तो ये इवैल्यूएशन के टूल्स आ जाते हैं। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स। तो इसमें दो टाइप्स होंगे, पहले में टेक्निक्स आ जाएंगी और दूसरे में टूल्स आ जाएंगे। तो टूल्स में ऑब्जर्वेशन आता है, सोशियोमेट्रिक आता है, प्रोजेक्टिव टेक्निक आती है, क्वेश्चनेयर आता है, इंटरव्यू आ जाता है, टेस्ट आ जाता है, इन्वेंट्रीज आ जाती हैं, चेकलिस्ट आ जाता है और रेटिंग स्केल आ जाता है। जबकि टेक्निक्स में 4 तरह की टेक्निक्स आती हैं, रिटन, ओरल, प्रैक्टिकल और ग्रेडिंग। तो टेक्निक्स को देख लेते हैं। टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एजुकेशनल प्रोग्राम। तो इवैल्यूएशन जो होता है वो एजुकेशनल प्रोग्राम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इट हेल्प्स
इन द असेसमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट लर्न बाय द स्टूडेंट। ये जो है असेसमेंट करता है कॉन्सेप्ट का, जिसके थ्रू जो है स्टूडेंट्स लर्न कर रहे हैं, जिसके थ्रू स्टूडेंट समझ रहे हैं। तो इस तरह से टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन में 4 टेक्निक्स होती हैं। रिटन टेस्ट जिसमें आता है, ओरल टेस्ट जिसमें आता है, प्रैक्टिकल टेस्ट आता है और ग्रेडिंग सिस्टम आता है। रिटन टेस्ट का मतलब है इसमें आपका जो इवैल्यूएशन किया जाएगा वो रिटन बेसिस पे किया जाएगा, उसमें आपको क्वेश्चंस का आंसर रिटन फॉर्म में देना होता है। ओरल टेस्ट का मतलब है कि आपको इसमें जो इवैल्यूएशन किया जाएगा वो ओरल बेसिस पे किया जाएगा। इसमें जो है स्टूडेंट से सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे उनका आंसर ओरली लिया जाएगा। प्रैक्टिकल टेस्ट का मतलब है कि इसमें जब बच्चों का इवैल्यूएशन किया जाता है तो वो प्रैक्टिकल बेसिस पे किया जाता है, उनको प्रैक्टिकली चेक किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा। फिर ग्रेडिंग सिस्टम का मतलब है कि इसमें जो है जब हम इवैल्यूएशन करेंगे तो ग्रेड प्रोवाइड करते हैं। टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो टूल्स वो होते हैं जो हमें फैसिलिटेट करते हैं मेज़रिंग के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए, कि हम किसी पीपल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को मेज़र कर सकें, उनको प्रोसेस कर सकें। तो इससे जो है हम टूल्स के द्वारा ही उन्हें मेज़र कर सकते हैं। टूल्स में सबसे पहले आ जाता है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है? द टर्म ऑब्जर्वेशन हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड्स। 2 लैटिन वर्ड से इसको डिराइव किया गया है। पहला आ जाता है ओबी, जिसका मतलब हो जाता है बिफोर, मतलब कि पहले। फिर सर्व आ जाता है, जिसका मतलब होता है कीपिंग, मतलब बिफोर कीपिंग। दस द ऑब्जर्वेशन means a process through which a thing or situation is kept before to see and watch carefully। तो एक प्रोसेस होता है ये जिसमें थिंग्स या सिचुएशन पहले से देखी जाती हैं और केयरफुली उनको वॉच किया जाता है। तो पीवी यंग के द्वारा एक डेफिनेशन दी गई है ऑब्जर्वेशन के बारे में। इन्होंने बताया है ऑब्जर्वेशन is a systematic and deliberate study through spontaneous eye occurrence। तो इसमें जो है स्पॉन्टेनियसली मतलब लगातार केयरफुल तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है किसी सिस्टमैटिक वे में, और डेलिब्रेट तरीके में जो है स्टडी को ऑब्जर्व करते हैं। अब ऑब्जर्वेशन के टाइप्स को देख लेते हैं। तो कैजुअल एंड सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन आ जाता है। कैजुअल ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आप नॉर्मली किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे वह हो रही है वैसे ही आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। सिस्टमैटिक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन का मतलब हो जाता है कि इसमें आप तौर तरीके लगाकर रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू जब किसी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे तो उसको साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड here is that all the observation are not scientific in nature। तो हर तरह का ऑब्जर्वेशन जो होता है वो साइंटिफिक नहीं होता है नेचर में। फिर दूसरी टाइप का जो है ऑब्जर्वेशन आ जाता है नेचुरल ऑब्जर्वेशन। नेचुरल ऑब्जर्वेशन वो होता है जिसमें ऑब्जर्विंग द बिहेवियर और नॉर्मल सेटिंग, तो इसमें नॉर्मल सेटिंग्स होती हैं। एंड दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन नो एफर्ट आर मेड टू ब्रिंग एनी टाइप ऑफ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जर्व। तो इसमें किसी भी एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी भी तरह की चेंजेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है नेचुरल ऑब्जर्वेशन में। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन आ जाता है। ऑल द ऑब्जर्वेशन कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट। तो हर एक जो ऑब्जर्वेशन होता है वो 2 तरीके का होता है, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट रेफर्स टू द एक्टिविटी और एनी टाइप ऑफ ऑपरेशन that is being observed। Subjective observation involve the observation of one's own immediate experience। तो इसमें एक किसी सेल्फ के जो है इमीडिएट एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व किया जाता है, तब उसको सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। जबकि ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन जो होता है उसमें इंटायर पार्ट को ऑब्जर्व किया जाता है, तो उसको हम जो है ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन को रिट्रोस्पेक्शन भी कहा जाता है। डायरेक्टिव एंड इनडायरेक्टिव ऑब्जर्वेशन आ जाता है। तो डायरेक्टिव ऑब्जर्वेशन क्या होता है ये समझ लेते हैं। वन कम्स टू नो हाउ द ऑब्जर्वर इज फिजिकली प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ सिचुएशन इज ही प्रेजेंट, एंड देन दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन मॉनिटर्स व्हाट टेक्स प्लेस। तो इसमें देखा जाता है कि कौन
से टाइप की सिचुएशन प्रेजेंट है वहाँ पे, एंड देन दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन, तब इस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होता है, इसमें स्टडी ऑफ मैकेनिकल रिकॉर्ड्स किए जाते हैं। तो मैकेनिकल रिकॉर्ड्स की स्टडी की जाती है। रिकॉर्डिंग ऑफ सम ऑफ अदर मीन्स, तो इसमें रिकॉर्डिंग की जाती है अदर मीन्स की, जैसे कि फोटोग्राफिक या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इज रिलेटिवली मोर स्ट्रेट, तो डायरेक्टिव ऑब्जर्वेशन जो होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन वो एक स्ट्रेट फॉर्म में ही चलते रहते हैं, जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जो होते हैं वो एक सीधी रेखा में नहीं चलते हैं। पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन फिर आता है। तो पार्टिसिपेशन बाय द ऑब्जर्वर, इसमें जो है पार्टिसिपेशन होता है ऑब्जर्वर का विद द वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेशन, इसमें वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेशन रहते हैं जो किसी ग्रुप की स्टडी करते हैं या किसी पार्टिसिपेंट टाइप के ऑब्जर्वेशंस होते हैं। फिर आ जाता है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जिसमें किसी भी तरह के पार्टिसिपेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें नो पार्टिसिपेंट ऑफ ऑब्जर्वर, इसमें जो है ऑब्जर्वर का पार्टिसिपेंट नहीं रहता है, उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती है। फिर आ जाता है स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि ये वर्क करता है एक सिस्टमैटिक वे में, प्री प्लान्ड वे में ये वर्क करता है, और इसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को यूनिट के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। जबकि अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें, तो इसमें किसी भी तरह का पहले से हम डिसाइड नहीं करते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट पहले से डिसाइड नहीं करते हैं। और अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में इट बेसिक आर द डायमेट्रिकली अगेंस्ट द स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, तो ये जो है बेसिकली अगेंस्ट होते हैं स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन के। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। तो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि इसमें पूरी तरह से कंट्रोल रखा जाएगा, इसमें से जो सिचुएशन होगी वो पूरी तरह से कंट्रोलर के हाथ में होगी। अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि इसमें कंट्रोल ऑब्जर्वर का कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। फिर अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, तो बेनिफिट्स आ जाते हैं कुछ, इसमें डेटा कलेक्शन किया जाता है एक्यूरेट फॉर्म में, ये डायरेक्ट मेथड्स के थ्रू इसमें डेटा कलेक्शन किया जा सकता है, बेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है। प्रॉब्लम्स को ये जो है रिकॉग्नाइज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, उनको इम्प्रूव करते हैं, प्रिसीजन ऑफ द रिसर्च रिजल्ट, तो ये कुछ बेनिफिट्स आ जाते हैं। फिर कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो है ऑब्जर्वेशन मेथड की, तो ये कुछ लिमिटेशंस दे रखी हैं इसमें। अब हम बात करेंगे सोशियोमेट्रिक टूल की। तो सोशियोमेट्रिक टूल आ जाता है इवैल्यूएशन के लिए। द टर्म सोशियोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड से ये लिया गया है सोशियस, जिसका मतलब होता है कंपेनियन या साथी। फिर दूसरा वर्ड है इसमें मेट्रम, जिसका मीनिंग आ जाता है मेज़र, तो साथी को मेज़र करना। सोशियोमेट्रिक टेक्निक और टेस्ट इज यूज्ड एज वन ऑफ द नॉन टेस्टिंग डिवाइस, एक तरह से ये नॉन टेस्टिंग डिवाइस होता है। दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाई, पहली बार ये डेवलप किया गया था J.L. मॉरिनो के द्वारा और हेलेन जेनिंग्स के द्वारा, अराउंड 1960 के दौर में ये जो है डेवलप किया गया। इट इज़ द मीन्स ऑफ प्रेजेंटिंग सिंपली एंड ग्राफिकली द स्ट्रक्चर ऑफ द सोशल रिलेशन, तो इसमें सिंपली या ग्राफिकली रूप से हम स्ट्रक्चर को मेज़र करते हैं, दिखाते हैं सोशल रिलेशंस के, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन का, और पैटर्न्स ऑफ फ्रीडमशिप को दिखाते हैं, अट्रैक्शन दिखाते हैं, रिजेक्शन दिखाते हैं, दैट एग्जिस्ट एट अ गिवन टाइम अमंग द मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। तो ये जो है एक पर्टिकुलर टाइम का डेटा होता है जिसमें पर्टिकुलर ग्रुप का डेटा इसमें प्रेजेंट किया जाता है। सोशियोमेट्रिक टेस्टिंग इज़ अ टेक्निक यूज्ड टू मेजर सोशल रिलेशनशिप इन आ ग्रुप, तो एक ग्रुप के सोशल रिलेशंस को दिखाया जाता है, टेस्ट किया जाता है सोशियोमेट्रिक टूल के द्वारा। इसकी डेफिनेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने बताया है कि सोशियोमेट्री इज़ द टेक्निक फॉर डिस्क्राइबिंग सोशल रिलेशनशिप को इसमें डिस्क्राइब किया जाता है बिटवीन द एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल इन अ ग्रुप, तो एक
ग्रुप के इंडिविजुअल्स में क्या डिफरेंस, क्या जो है रिलेशनशिप है, सोशल उनका रिलेशनशिप क्या है, इसको सोशियोमेट्री टेक्निक के द्वारा मेज़र किया जाता है। इसका क्राइटेरिया फिर बताया गया है, तो इसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? चॉइसेस आर ऑलवेज मेड ऑन द बेसिस ऑफ, तो चॉइसेस किसी न किसी बेसिस पे होती हैं, किसी न किसी क्राइटेरियन पे होती हैं। क्राइटेरियन में भी सब्जेक्टिव सच एज इंट्यूटिव फीलिंग्स ऑफ लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग अ पर्सन फॉर द फर्स्ट इम्प्रेशन। तो क्राइटेरिया सब्जेक्टिव हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है, कॉन्शियस हो सकता है, तो किसी भी तरीके से सोशियोमेट्रिक टेक्निक को कंडक्ट कर सकते हैं। देयर आर टू रिक्वायरमेंट्स, तो किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए दो रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे कि यू मे चूज़ ओनली वन पर्सन, मतलब कि आप किसी एक पर्सन को चूज़ कर सकते हैं, या यू मस्ट चूज़ समवन, या आपको किसी एक को चुनना ही है। तो ये दो बातें हो गई, जो अलग अलग दो बातें हैं, तो सोशियोमेट्रिक टेक्निक में इनको यूज़ किया जाता है। ये पूरा क्राइटेरिया बताया गया है सोशियोमेट्रिक प्रोसीजर का, इसमें इवैल्यूएशन किया जाता है। फिर आप देखेंगे कि टेक्निक्स क्या होती हैं सोशियोमेट्रिक एनालिसिस की, तो इसमें सोशियोमेट्रिक मैट्रिक्स बनाया जाता है, उसके थ्रू जो है मेज़र कर सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं हम किसी सोशल ग्रुप का, उसके रिलेशंस का। ये पूरा एनालिसिस है सोशियोमेट्रिक डेटा का, तो इसमें इंक्लूड निगेटिव रिस्पॉन्सेस को देखते हैं, बबल्स को देखते हैं, आर्ट को देखते हैं, फिर इसमें वेटेड स्कोर्स आ जाते हैं, मल्टीपल क्राइटेरिया टेस्ट आ जाता है, स्किल्स मैट्रिक आ जाता है। अब हम देखेंगे क्या एडवांटेजेस है सोशियोमेट्रिक टेक्निक का। तो सोशियोमेट्रिक टेक्निक जो होती है वो टीचर कैन डिटरमाइन, इसमें टीचर जो है डिटरमाइन कर सकता है नेचर और डिग्रीज को सोशल रिलेशनशिप्स के, जो हर एक स्टूडेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। सोशियोमेट्रिक टेक्निक के द्वारा हम देख सकते हैं इट इज़ यूज़फुल इन आइडेंटिफाइंग दोज हु आर आइसोलेटेड, तो इसमें जो है उनको देखा जाता है जो आइसोलेटेड हैं, द वन हु इज़ नॉट प्रेफर्ड बाई वन अदर इंडिविजुअल, जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, उनको देखा जाता है इसमें। इट इज़ ऑल्सो यूज़फुल फॉर आइडेंटिफाइंग दोज हु आर लाइक्ड बाई मैनी अदर्स, और इसमें उन जो है पर्सन को देखा जा सकता है जो हर एक के द्वारा पसंद किए जाते हैं। सोशियोमेट्रिक टेक्निक इज़ मोर यूज़फुल विद द स्मॉल ग्रुप्स के लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहती हैं। ये सिंपल टेक्निक्स होती हैं, इकोनॉमिकल रहती हैं, नेचुरल मेथड में ऑब्जर्व किया जाता है इसमें। सोशियोमेट्रिक मेथड आर यूज्ड whenever human actions like choosing, influencing, dominating and communicating in the group situation are involved. They can be employed in a wide variety of the रिसर्च इन आ लेबोरेटरी एज वेल एज इन द फील्ड, तो ये जो है रिसर्च लेबोरेटरीज में भी हो सकती हैं और फील्ड में भी कंडक्ट की जाती हैं। तो इस तरह से कुछ एडवांटेजेस होती हैं सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स की। फिर ये कुछ लिमिटेशंस दे रखी हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या रहती हैं? तो प्रोजेक्टिव टेक्निक ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर यूज़ इन द साइकोलॉजी, तो ये जो है ओरिजिनली डेवलप की गई थी साइकोलॉजी के यूज़ के लिए। कैन बी यूज इन इवेलुएशन टू प्रोवाइड अ प्रॉम्प्ट फॉर द इंटरव्यूज़, तो ये जो है प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करती हैं इंटरव्यूज़ के लिए, इसके इवेलुएशन के लिए। इन साइकोलॉजी प्रोजेक्टिव टेक्निक आर यूज्ड फॉर द इंक्वायरी एंड डायग्नोसिस, तो साइकोलॉजी में मनोविज्ञान में प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है इंक्वायरी के लिए या किसी न किसी डायग्नोसिस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यूजिंग द वैग्यू एंड द मीनिंगलेस स्टिमुली, तो किसी न किसी स्टिमुली या वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए, उसका डायग्नोसिस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। द वेरियस स्टिमुली यूज्ड इन द प्रोजेक्टिव टेक्निक आर intentionally vague and open to the different interpretations in the expectation that the subject will give meaning to the stimuli, meaning that emerges from the internal personality processes and thus enable the observation of the processes, तो ये जो है प्रॉपर स्टिमुली पे काम करती हैं और उसमें जो है ऑब्जर्वेशन को हेल्प करती हैं। द बेस्ट मेथड प्रोजेक्टिव टेस्ट इज़ द रोसाक टेस्ट, इसमें बेस्ट मेथड माना जाता है जो 1920s में आया था। स्विस साइकोलॉजिस्ट
हरमन रोसाक ने इसको दिया था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टूल की इवैल्यूएशन की, जो हमारा रेटिंग स्केल है। तो रेटिंग स्केल का क्या मतलब है? आ रेटिंग स्केल इज अ सेट ऑफ कैटेगरीज डिजाइन टू एलिसिट इंफॉर्मेशन अबाउट अ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स। तो रेटिंग स्केल एक तरह से कैटेगरी सेट की जाती है इसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, वो चाहे क्वांटिटेटिव बेसिस पे हो या क्वालिटेटिव बेसिस पे हो। इन अ सोशल साइंस particularly psychology, common example for the Likert response scale। तो एक कॉमन एग्जाम्पल आ जाता है लिंकर्ट रिस्पॉन्स स्केल का, 1 to 10 रेटिंग स्केल इन विच अ पर्सन सेलेक्ट द नंबर विच इज कंसिडर्ड टू रिफ्लेक्ट द परसीव्ड क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। तो इसमें 1 to 10 के लिए एक नंबर दिया जाता है जिसमें रिस्पॉन्स देखकर ये पता लगाया जाता है कि क्या क्वालिटी थी उस प्रोडक्ट की। इसमें रेटिंग स्केल की डेफिनेशन दी गई है बार एट एल के द्वारा, जिसमें बताया गया है रेटिंग इज अ टर्म अप्लाइड टू एक्सप्रेशन ऑफ द ओपिनियन। तो ये एक तरह से ओपिनियन होता है और जजमेंट रिगार्डिंग सम सिचुएशन, और जजमेंट होता है किसी सिचुएशन के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी कैरेक्टर के लिए। ओपिनियन आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड ऑन द स्केल एंड वैल्यू स्केल ऑफ वैल्यूज। तो इसमें जो ओपिनियन दिया जाता है वो किसी न किसी स्केल की वैल्यूज के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है। रेटिंग टेक्निक आर डिवाइसेस बाय विच सच जजमेंट में बी क्वान्टिफाइड। तो रेटिंग टेक्निक्स जो होती हैं उसमें ऐसे जजमेंट्स को क्वान्टिफाई किया जाता है। अ रेटिंग स्केल इज अ डिवाइस बाय विच द ओपिनियन कंसर्निंग अ ट्रेड कैन बी सिस्टमैटाइज। तो इसमें जो है किसी न किसी ट्रेड को सिस्टमैटाइज किया जाता है उसके ओपिनियन को एक डिवाइस के थ्रू। तो रेटिंग स्केल का मतलब है, जनरली आप समझ लिए कि आप किसी भी प्रोडक्ट को ले रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं, किसी भी चीज़ को आप जो है ले रहे हैं, उसके बारे में आपका ओपिनियन जानना है तो आपको उसके बारे में स्केल दी जाती है एक। जैसे कि उसमें हो सकता है कि 1 to 10 हो सकता है, तो आप उसको नंबर्स के थ्रू मेज़र करेंगे। अगर वो आपके लिए बहुत अच्छा रहा तो आप 10 पे रिस्पॉन्स करेंगे, मिडल पे है तो आप 5 पे रिस्पॉन्स कर देंगे, एंड अगर बिल्कुल भी नहीं अच्छा रहा तो आप 0 या 1 दे देंगे उसको। अगर फॉर्म में हो सकता है जैसे कि ऑलवेज, यूजुअली, समटाइम्स एंड नेवर के फॉर्म में हो सकता है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें अगर आप किसी चीज़ को हमेशा करते हैं तो आप ऑलवेज पे करेंगे, कभी कभी यूजुअली, समटाइम्स पे कर देंगे, कभी नहीं करते हैं तो आप नेवर पे लगा देंगे। तो ये एक रेटिंग स्केल का तरीका है ऑब्जर्वेशन के लिए। अब टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल की बात करेंगे तो क्या क्या टाइप्स होती हैं रेटिंग स्केल की। इसमें आ जाता है न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, मतलब कि न्यूमेरिकल में आपको नंबर्स मिल जाएंगे रेटिंग स्केल के लिए, जैसे 1 to 3 दे रखा है 7 तक, तो आप इसमें प्रेजेंट करेंगे अपने रिस्पॉन्स को, अपने ओपिनियन को। अगर आपका ओपिनियन सबसे बेकार है तो आप 1 पे रिस्पॉन्स करेंगे, अगर आपका ओपिनियन मिडल में है तो आप 4 पे रिस्पॉन्स कर सकते हैं, और अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मैक्सिमम अमाउंट है आपका, तो आप 7 पे जो है करेंगे रिस्पॉन्स। फिर सेकेंड टाइप आ जाता है रेटिंग स्केल का डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल। डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल का मतलब हो जाता है कि आपको इसमें डिस्क्रिप्टिव फेज में ये टर्म में आंसर देना रहता है, रिस्पॉन्स करना रहता है। जैसे कि किसी चीज़ के आप फुल्ली सेटिस्फाइड हैं तो आप उसमें एक्सीलेंट बताएंगे, अगर आपका थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप गुड कर देंगे। एवरेज मतलब कि आप अगर वो चीज़ मीडियम रही है आपके लिए तो आप एवरेज कर देंगे। बिलो एवरेज बेकार, और बिल्कुल ही बेकार तो आप पुअर कर देंगे। ग्राफिकल रेटिंग स्केल आ जाता है चौथे नंबर पे। तो ग्राफिकल रेटिंग स्केल का मतलब होता है ये एक स्ट्रेट लाइन होती है जो रिप्रेजेंट करती है डिस्क्रिप्टिव फेज को, वेरियस पॉइंट पे इसको प्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें लो मोरल आ जाता है, अगर आपका मोरल बिल्कुल ही बेकार है तो आप 0 पे रिस्पॉन्स करेंगे। गुड मोरल आ जाता है 25 पे, हाई मोरल है तो उसमें 50 पे आ जाएगा। फिर डी ई ऐसे ही जो स्केल होगी वो बढ़ती चली जाएगी। चौथे नंबर पे स्केल आ जाती है रैंक ऑर्डर स्केल। रैंक ऑर्डर स्केल का मतलब है कि इसमें रैंकिंग दी जाती है, हाई टू लो हो सकता है, लो टू हाई हो सकता है, तो जो भी आपका ओपिनियन होगा उसके थ्रू आप इसमें रेटिंग कर देंगे, उसको रैंक दे देंगे। अब हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ रेटिंग स्केल। तो रेटिंग स्केल मेथड ऑब्जर्वेशन टूल जो होता है इसकी क्या बेनिफिट्स हैं, तो ये इजी टू यूज़ होता है, इसको यूज़ करना इजीली होता है, टेक्स रिलेटिवली लिटिल टाइम टू
कंप्लीट, इसमें कम टाइम लगता है कंप्लीट करने के लिए, ये कन्वीनियंट वे होता है, मतलब कि इजीली इसको कंडक्ट किया जा सकता है। डिग्री ऑफ बिहेवियर कैन बी नोटेड, तो इसमें डिग्री ऑफ बिहेवियर को नोट किया जा सकता है। इजी टू स्कोर फॉर द रिसर्च पर्पज, रिसर्च पर्पज के लिए इसको इजीली स्कोर किया जा सकता है। फिर कुछ लिमिटेशंस दे रखी हैं रेटिंग स्केल मेथड की। अब हम देखेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को, एक अच्छे मेजरिंग टूल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं तो उनको जानेंगे हम। इसके लिए कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसमें आ जाता है पहला ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, दूसरा आ जाता है प्रैक्टिकेबिलिटी होनी चाहिए, तीसरा आ जाता है रियलेबिलिटी होनी चाहिए उसमें, चौथा आ जाता है वैलिडिटी होनी चाहिए, आइटम एनालिसिस होना चाहिए और नॉर्म्स होने चाहिए। तो एक अच्छे मेजरिंग टूल्स की ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, प्रैक्टिकेबिलिटी होनी चाहिए, रियलेबिलिटी होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए, आइटम एनालिसिस होना चाहिए और नॉर्म्स होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि मेजरिंग टूल जो है वो एक ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड हो, उसका एक गोल हो, उसका एक जो है उद्देश्य होना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी कितनी है, वो अपने गोल को कितना अचीव कर रहा है, कितना फुलफिल कर रहा है, ये इसमें देखा जाएगा। रियलेबिलिटी का क्या मतलब है ये देख लेते हैं। तो रियलेबिलिटी इंडिकेट्स द कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी ऑफ द टेस्ट परफॉर्मेंस, तो जो टेस्ट परफॉर्मेंस आई है उसकी कितनी कंसिस्टेंसी है, वो कितना स्टेबल है, ये दिखाता है रियलेबिलिटी, एंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन व्हेन सेलेक्टिंग आइटम्स एंड अदर असेसमेंट टूल्स। तो ये रियलेबिलिटी जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन रहता है किसी भी टेस्ट को सेलेक्ट करने के लिए। अ टेस्ट मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट एग्जामिनर्स कैन एडमिनिस्टर दैट द टेस्ट विद द मिनिमल एरर्स, तो इसमें देखा जाता है कि मिनिमल एरर्स आए एंड कैन बी इंटरप्रेट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट विद कॉन्फिडेंस। तो इसमें स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को कॉन्फिडेंस के साथ में इंटरप्रेट किया जाता है। गिलफर्ड के अनुसार रियलेबिलिटी की डेफिनेशन दी गई है, इन्होंने बताया है कि रियलेबिलिटी इज द प्रोपोर्शन ऑफ द ट्रू वेरिएंस इन द ऑब्टेन्ड टेस्ट स्कोर। तो एक ऑब्टेन्ड टेस्ट स्कोर में ट्रू वेरिएशन को दिखाता है, उसके प्रोपोर्शन को दिखाता है, उसके अनुपात को दिखाता है रियलेबिलिटी। तो रियलेबिलिटी रिफर्स टू अ कंडीशन वेयर द मेजरमेंट प्रोसेस यील्ड कंसिस्टेंट स्कोर, तो इसमें एक कंसिस्टेंट स्कोर होता है जिसको ओवर रिपीट मेजरमेंट के थ्रू ऑब्जर्व किया जाता है। रियलेबिलिटी इज द डिग्री टू विच द असेसमेंट टूल प्रोड्यूस स्टेबल एंड कंसिस्टेंट रिजल्ट, इसमें दिया जाता है मेजरमेंट टूल के द्वारा। रियलेबिलिटी रिफर्स टू वेदर एन असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट गिव्स द सेम रिजल्ट ईच टाइम इट इज़ यूज्ड इन द सेम सेटिंग विद द सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो अगर किसी भी टेस्ट को सेम सेटिंग्स के द्वारा और सेम टाइप ऑफ सब्जेक्ट के द्वारा यूज़ किया जाता है तो उसमें हर टाइम पर सेम ही रिजल्ट आएगा, ये रियलेबिलिटी दिखाता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं रियलेबिलिटी की, जिसमें आ जाता है कि इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मेजर ऑफ वेरिएबल एरर्स होना चाहिए, सेल्फ कोरिलेशन आना चाहिए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये, और इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट स्कोर्स होना चाहिए, स्ट्रैटेजिकल इन नेचर होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए और नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वैलिडिटी। अब देखते हैं अप्रोचेज ऑफ इवैल्यूएशन को। तो अप्रोचेज ऑफ इवैल्यूएशन का मतलब है कि किस किस तरह से इवैल्यूएशन किया जाता है। तो इसमें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन आ जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन आ जाता है सीसीई, और इंटरनल एंड एक्सटर्नल इवैल्यूएशन आ जाता है, क्राइटेरियन एंड नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन आ जाता है सीआरटी और एनआरटी, और फिर क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज सीजीपीए आ जाता है, ग्रेजुएट ग्रेड पॉइंट एवरेज जीजीपीए आ जाता है। तो इसमें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को देखेंगे। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि एजुकेटिव असेसमेंट होता है ये एक, मतलब इसमें जब लर्निंग कराई जाती है उसी के साथ साथ ही उसका इवैल्यूएशन कराया जाता है कि क्या उसका रिजल्ट आ रहा है, इसको जो है तुरंत ही देख लिया जाता है, वहीं पे सुधार कर लिया जाता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ये हो गया। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की डेफिनेशन दी गई है, इज ए
डिटको के अनुसार इन्होंने बताया है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज कंसर्न विद द जजमेंट मेड ड्यूरिंग द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोग्राम। तो ये डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम के दौरान ही कंडक्ट किया जाता है, इसका जजमेंट किया जाता है, विच इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड मॉडिफाइंग फॉर्मिंग। तो इसमें वहीं पे मॉडिफिकेशन किया जाता है, फॉर्मिंग की जाती है, अदरवाइज इम्प्रूविंग द प्रोग्राम बिफोर इट इज़ कंप्लीटेड। तो पहले कंप्लीट होने से पहले ही इसमें जो है प्रोग्राम को इम्प्रूव कर दिया जाता है। तो ये ड्यूरिंग द प्रोसेस का इवैल्यूएशन होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में सेवरल एजुकेशन टाइप्स आते हैं। नीड असेसमेंट जैसे कि है, इवैल्यूएशन एबिलिटी असेसमेंट है, स्ट्रक्चर्ड कॉन्सेप्चुलाइजेशन है, इम्प्लीमेंटेशन इवैल्यूएशन है, प्रोसेस इवैल्यूएशन है। फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मतलब है कि ये कॉजेज सीकिंग होता है, मतलब क्या कारण आ रहे हैं उसको इसमें जाना जाता है। रिलेटिवली फोकस करता है एनालिसिस पे, इंटरेस्टेड इन द ब्रॉडर एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोग्राम यूजर्स, इग्नोर करता है लोकल इफेक्ट्स को पर्टिकुलर प्रोग्राम में, फीडबैक प्रोवाइड करता है टीचर्स का। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फिर एडवांटेजेस देखते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के। तो ये डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल को डेवलप करता है, फ्यूचर प्लानिंग के लिए हेल्पफुल रहता है, सेटिंग गोल्स एंड प्लान्स को सेट करता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन अचीव करता है आउटकम सक्सेसफुली, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट देता है, प्रोवाइड क्विक फीडबैक। तो इसमें जो है प्रोसेस के दौरान ही इसमें इवैल्यूएशन किया जाता है, इसमें इसीलिए क्विक फीडबैक मिलता है, डॉक्यूमेंटेशन में हेल्पफुल रहता है, यूज्ड इन द कॉम्प्लेक्स सेटिंग। तो कॉम्प्लेक्स सेटिंग्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है, कॉम्प्लेक्स इंटरवेंशंस आर रिफाइंड ट्रेंड एंड क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए भी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का यूज़ किया जाता है। फिर कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की। तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, टायरिंग प्रोसेस होता है, क्रिएट चैलेंजेस, इनअप्रोप्रिएट रहता है, कॉन्फ्लिक्ट्स रेजुलेशन के लिए फंडिंग लिमिटेशंस होती हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की। अब बात करेंगे सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन की। तो समेटिव इवैल्यूएशन की। समेटिव इवैल्यूएशन क्या है? समेटिव इवैल्यूएशन का मतलब है कि इसका जो इवैल्यूएशन किया जाता है वो जब प्रोसेस ख़त्म हो जाती है तब इसका इवैल्यूएशन किया जाता है। एग्जामिंग द इफेक्ट्स एंड आउटकम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें जो है किसी ऑब्जेक्ट के इफेक्ट्स को, उसके आउटकम्स को एग्जामिन किया जाता है। समेटिव इवैल्यूएशन समराइजेज इट बाय द डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपेंड सब्सिक्वेंट टू द डिलीवरी ऑफ द प्रोग्राम। तो एक प्रोग्राम के हो जाने पे या एक टेक्निक के हो जाने पे उसका क्या आउटकम है, उसका क्या जो है रिजल्ट आया है, इसको देखा जाता है समेटिव इवैल्यूएशन के द्वारा। A summative evaluation is generally carried out at the end of the course और प्रोजेक्ट। तो ये जो है एंड पे किया जाता है किसी भी कोर्स के या ऑब्जेक्ट के। इन एन एजुकेशनल सेटिंग समेटिव इवैल्यूएशन आर टिपिकली यूज्ड टू असाइन स्टूडेंट अ कोर्स ग्रेड। Summative evaluation refers to the evaluation of the learning and summarizing the development of the learners at a particular time। तो इसमें एक पर्टिकुलर टाइम पर लर्निंग और समराइज किया जाता है, डेवलपमेंट किया जाता है लर्नर्स का। तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है समेटिव इवैल्यूएशन जो लास्ट में कंडक्ट किया जाता है। जैसे कि आपके लास्ट में एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसको समेटिव इवैल्यूएशन का असेसमेंट कहा जाता है। एजे निटको के अनुसार इसकी डेफिनेशन दी गई है कि समेटिव इवैल्यूएशन डिस्क्राइब्स जजमेंट अबाउट मेरिट्स ऑफ एन ऑलरेडी कंप्लीटेड प्रोग्राम, प्रोसीजर एंड प्रोडक्ट्स। तो एक ऑलरेडी कंप्लीटेड जब प्रोग्राम, प्रोसीजर या प्रोडक्ट्स को हम जज करते हैं तो उसको समेटिव इवैल्यूएशन में रखा जाता है। समेटिव इवैल्यूएशन इज कैरेक्टराइज एज द असेसमेंट ऑफ लर्निंग। समेटिव इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग है ये। समेटिव इवैल्यूएशन को कैटेगराइज किया जा सकता है आउटकम इवैल्यूएशन के रूप में, इम्पैक्ट इवैल्यूएशन के रूप में, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के रूप में, सेकेंडरी एनालिसिस के रूप में, मेटा एनालिसिस के रूप में। फिर अब देखेंगे कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं समेटिव इवैल्यूएशन की। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं समेटिव इवैल्यूएशन की।
कि ये नंबरस स्कोर्स को देता है और ये ट्रेंड को इवेलुएट करता है, इवेलुएशन डिज़ाइन को फिक्स करता है, स्ट्रेस लोकल इफेक्ट्स को ट्रेंड करता है और पॉजिटिव ट्रेंडिंग टू द स्ट्रेस व्हाट स्टूडेंट कैन बी रेदर देन व्हाट दे कैन नॉट। तो इस तरह से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब एडवांटेजेस देखेंगे समेटिव इवैल्यूएशन की। समेटिव इवैल्यूएशन की एडवांटेजेस हैं कि ये कॉम्प्रिहेंशन करता है सब्जेक्ट्स का और डिटरमाइन करता है अचीवमेंट्स की। तो सब्जेक्ट ने क्या डिटरमाइन किया है, क्या अचीवमेंट्स पाई हैं स्टूडेंट ने, ये डिटरमाइन करता है ये। टू मेक द एकेडमिक रिकॉर्ड्स, तो एकेडमिक रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं इसके द्वारा। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करता है समेटिव इवैल्यूएशन। बूस्ट करता है इंडिविजुअल्स को, वीक एरियाज़ को डिटरमाइन करता है, आइडेंटिफाई करता है। ट्रेनिंग को सक्सेस बनाता है। टूल्स फॉर द इवैल्यूएशन के लिए एक टूल्स का काम करता है। अब यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। तो फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है इसको समझते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होता है वो एजुकेटिंग असेसमेंट होता है और ये बीच बीच में कराया जाता है, जैसे कि आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, असेसमेंट कराया जाता है, तो वो इसमें आ जाएगा। समेटिव इवैल्यूएशन का मतलब है कि प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो इवैल्यूएशन होगा वो समेटिव इवैल्यूएशन में आता है। मतलब कि आपके जब 1 ईयर पे एग्ज़ाम्स होंगे तो वो समेटिव इवैल्यूएशन का पार्ट होंगे। फिर पर्पस के बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया जा सकता है, प्रोसेस के बेसिस पे कैटेगराइज किया जा सकता है, डिसीजन मेकिंग के बेसिस पे कैटेगराइज किया जा सकता है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बेसिस पे डिसीजंस नहीं लिए जा सकते हैं, जबकि समेटिव इवैल्यूएशन में डिसीजंस की ज़रूरत रहती है। इवैल्यूएटिंग एरियाज़ के रूप में भी इनको कैटेगराइज किया जा सकता है। अब बात करेंगे कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की, जिसको सीसीई कहा जाता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसका अर्थ है। तो ये जो है एक सिस्टम ऑफ स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन होता है जिसमें स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट किया जाता है। ये हर एक एस्पेक्ट को कवर करता है स्टूडेंट्स डेवलपमेंट के लिए। इट इज़ अ डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है ये एक असेसमेंट का, विच emphasizes on the two-fold objectives। तो ये दो फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स पे बेस्ड होता है। these objectives are continuously in the evaluation and assessment of broad based learning and behavior outcomes on the others। तो इसमें continuously जो है ऑब्जर्वेशन किया जाता है, इवेल्युएशन किया जाता है स्टूडेंट्स का। In this scheme, the term continuous is meant to emphasizes that evaluation is identified as एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसमें कंटिन्यूअस प्रोसेस में स्टूडेंट्स की ग्रोथ को, उनके डेवलपमेंट को जो है इवेलुएट किया जाता है, मेज़र किया जाता है। और कम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है द स्कीम अटेम्प्ट टू कवर बोथ द स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसमें स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट को देखा जाता है स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट और उनके ग्रोथ के लिए। इवैल्यूएशन का क्या मतलब है। इवैल्यूएशन का मतलब है कि यह एक प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग्स होता है जिसमें आउटकम्स लिया जाता है चेंजेस इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, कि कहाँ पे चेंज आया है चाइल्ड के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, तो वो उसमें इवैल्यूएशन के थ्रू देखा जाता है। अब देखेंगे फीचर्स ऑफ कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो क्या फीचर्स होते हैं कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के, ये जान लेते हैं। इसके थ्रू स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन किया जाता है स्टूडेंट्स का और उनका ऑल एस्पेक्ट में जो है स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट को देखा जाता है। कंटिन्यूअस एस्पेक्ट में कंटिन्यूअल पीरियोडिकल वे में जो है इसमें इवैल्यूएशन किया जाता है बच्चों का। कंटिन्यूअल मीन्स द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट इन द बिगनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शंस एंड असेसमेंट ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। तो इसमें जो है कंटिन्यूअसली बेसिस पे स्टूडेंट का असेसमेंट किया जाता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जिनके थ्रू सीसीई के थ्रू, जैसे कि स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट का इवैल्यूएशन किया जाता है, को स्कॉलिस्टिक डेवलपमेंट का जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का इसमें जो है इवैल्यूएशन किया जाता है, उसका असेसमेंट किया जाता है, उनके एरियाज़ को देखा जाता है कि बच्चे के कौन से एरियाज़ में ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है। अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो सीसीई का
ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव स्किल्स को ये डेवलप करता है। टू ले एम्फेसाइजेज ऑन द थॉट प्रोसेस एंड डी एम्फेसाइजेस मेमोराइजेशन पे ये जो है इफेक्ट करता है। टू मेक द इवेल्युएशन इन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के इंटीग्रल पार्ट में ये इवेल्युएशन को देता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस थी, ऑब्जेक्टिव्स थे सीसीई के। अब हम बात करेंगे क्राइटेरियन एंड नॉर्म रेफरेंस्ड इवेल्युएशन के बारे में। तो क्राइटेरियन रेफरेंस्ड एंड नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग आर टू ऑफ मैनी डिफरेंसेस टाइप ऑफ टेस्टिंग मैथड्स। तो ये दो टाइप का रेफरेंस्ड इवेल्युएशन होता है जिसमें दैट आर एम्प्लॉयड टू एसेस स्किल्स ऑफ अ पर्सन। इसमें जो है स्किल्स को देखा जाता है एक पर्सन की। दीज टेस्ट आर यूज टू मेजर परफॉर्मेंस। इसमें जो है मेजर किया जाता है परफॉर्मेंस को, बट दे आर रिलेटिव टू डिफरेंट क्राइटेरिया। और ये डिफरेंट क्राइटेरियाज के होते हैं। जैसे कि क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन को देखते हैं। तो क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन जो होता है ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है बिहेवियर साइकोलॉजी का। इन क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन द लर्नर्स प्रोसेस एंड अकम्प्लिसमेंट आर कंपेयर्ड। तो इसमें जो है लर्नर्स के प्रोसेस को, उनके अकम्प्लिसमेंट को कंपेयर किया जाता है विद अ फिक्स्ड स्टैंडर्ड, एक फिक्स स्टैंडर्ड के साथ में, क्राइटेरिया के साथ में, ऑफ द मास्टरी रादर देन द परफॉर्मेंस ऑफ द अदर स्टूडेंट। तो वो एक मास्टरी का लेवल होता है, ना कि उनके परफॉर्मेंस का। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट जो होता है वो एक टाइप ऑफ टेस्ट है जो इंट्रोड्यूस किया गया था ग्लासर के अनुसार 1962 में, और पॉपहम के अनुसार एंड हुसेक के अनुसार 1969 में। आर ऑल्सो नोन एज डोमेन रेफरेंस टेस्ट के नाम से इसको जानते हैं, कॉम्पिटेंसी टेस्ट के नाम से जानते हैं, बेसिक स्किल टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, मास्टरी टेस्ट के नाम से जाना जाता है, परफॉर्मेंस टेस्ट के नाम से जानते हैं, और असेसमेंट ऑथेंटिक असेसमेंट ऑब्जेक्टिव रेफरेंस टेस्ट के नाम से जानते हैं, स्टैंडर्ड बेस्ड टेस्ट के नाम से जानते हैं, और अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो इस तरह से पॉपहम एंड हुसेक ने एक डेफिनेशन दी थी इसके बारे में। उन्होंने बताया कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट जो होते हैं वो साइकोलॉजिकल मेजरमेंट डिवाइस के तरह काम करते हैं, यूज टू एसर्टेन एन इंडिविजुअल स्टेटस को ये जो है एसर्टेन करते हैं विद रेफरेंस टू सम क्राइटेरियन, जैसे कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के रूप में देखा जाता है। इट इज़ बिकॉज द इंडिविजुअल इज कंपेयर्ड विद द सम स्टैब्लिश्ड क्राइटेरियन। इसमें जो है सम स्टैब्लिश्ड क्राइटेरियन के रूप में कंपेयर किया जाता है, रादर देन ऑन इंडिविजुअल दैट दीज मेजर्स आर डिस्क्राइब्ड एज क्राइटेरियन मेजर्स रेफरेंस। तो ऐसे जो मेजर्स होते हैं उनको क्राइटेरियन रेफरेंस के रूप में देखा जाता है। कुछ बेनिफिट्स होते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के। तो क्या बेनिफिट्स हैं? ये इवेलुएट करता है ईच आइडेंटिफाइड स्किल्स को, गुड राइटर्स के। ये लिस्ट करता है स्टूडेंट्स एवरीथिंग द इवेलुएटर वॉन्ट्स हिम एंड हर टू वर्क ऑन। तो जो इवेलुएटर चाहता है कि उसके ऊपर वर्क किया जाए तो वो हर एक स्किल को इंट्रोड्यूस कराता है इसमें। टू डिटरमाइन इफ द स्टूडेंट्स हैव लर्निंग गैप्स एंड एकेडमिक, अगर कोई भी लर्निंग गैप है, एकेडमिक डेफिसिट है, तो उसकी नीड को रिकॉग्नाइज करता है क्राइटेरियन टेस्ट। इसमें इवेलुएट किया जाता है इफेक्टिवनेस ऑफ द कोर्स को, एकेडमिक प्रोग्राम को। ये इवेलुएट करता है इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचर्स को। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और बेनिफिट्स हैं। फिर कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं सीआरटी टेस्ट की। अब हम बात करेंगे नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन की। तो नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन क्या है? इन दिस टाइप ऑफ इवैल्यूएशन typical performance or the norm of a group is used as the basis for the judging individual students performance। तो इसमें कुछ नॉर्म्स होते हैं ग्रुप्स के जो जज करते हैं एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को।
Such type of evaluation focuses on the comparing the scores and performance of the learner. तो ये जो है फोकस करते हैं कंपेयरिंग ऑफ द स्कोर्स पे, परफॉर्मेंस पे लर्नर्स के. This type of evaluation provides information relating to the learner performance in comparison to the other learner irrespective of the facts. तो इसमें जो है लर्नर की परफॉर्मेंस पे कंपैरिजन किया जाता है. नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट जो होते हैं वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं और दे आर डिज़ाइन टू कंपेयर एंड रैंक टेस्ट. ये एक तरह से कंपेयर टेस्ट होते हैं और रैंक टेस्ट होते हैं जो रिलेशन बताते हैं एक का दूसरे से. नॉन रेफरेंस टेस्ट रिपोर्ट वेदर द टेस्ट टेकर्स परफॉर्म्ड बेटर एंड वर्स. तो इसमें देखा जाता है कि जो हाइपोथेटिकल एवरेज है उससे स्टूडेंट्स बेटर परफॉर्म कर रहे हैं या उससे वर्स परफॉर्म कर रहे हैं, तब उनकी स्कोरिंग को जो है कंपेयर किया जाता है दूसरे परफॉर्मेंस से, दूसरे परफॉर्मेंस के रिजल्ट से, और उसमें सेम एज सेम ग्रेड के लेवल्स पे ही जो है कंपैरिजन किया जाता है. इसकी भी डेफिनेशन दी है पॉम्पहम एंड हुसेक ने 1969 में. तो एनआरटी नॉन रेफरेंस टेस्ट के बारे में उनका कहना था यूज टू एसर्टेन एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अदर इंडिविजुअल. तो इसमें एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है दूसरे इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस से यूजिंग द सेम मेजरिंग डिवाइस, एक सेम मेजरिंग डिवाइस का यूज़ करके. तो इसमें जो है जो रिपोर्ट आती है वो परसेंटेज या परसेंटाइल की रैंकिंग पे बेस्ड होती है. इसका एक एग्जांपल दिया गया है तो ये आप देख सकते हैं. अब हम आते हैं इंटेलिजेंस पे. तो इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि आपकी बुद्धि क्या है. बुद्धि मतलब आप किसी चीज़ में, किसी सिचुएशन में कितनी इफ़ेक्टिवली आप काम कर पा रहे हैं, आपका माइंड कैसे वर्क करता है, तो वो आपकी इंटेलिजेंस में आ जाएगा. इसमें कॉग्निटिव फैकल्टीज़ आती हैं. इट कैरीज अ मीनिंग विच इज़ अ स्पेसिफिक एंड जनरल. तो इसमें इंटेलिजेंस का जो मीनिंग होता है वो कभी कभी स्पेसिफिक भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है. तो इंटेलिजेंस इज अ एविडेंट फॉर्म ऑफ पर्सनस वेज ऑफ बिहेवियरिंग. तो कैसे एक पर्सन बिहेव करता है वो उसकी इंटेलिजेंस में आ जाएगा, और वो कैसे अपने डे बाय डे लाइफ को, उसकी सिचुएशंस को टैकल करता है, उनसे डील करता है, ये भी उसकी इंटेलिजेंस में ही आ जाता है. इंटेलिजेंस इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस होता है. ये रैशनल भी हो सकता है, अब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है, उसकी थिंकिंग पे बेस्ड होता है. और अगर अदर वर्ड्स में हम बात करें तो ये गोल डायरेक्टेड और पर्पसफुल एक्टिविटी होती है इंटेलिजेंस, विच मीन्स दैट ऑल इंटेलिजेंट एक्टिविटीज़ आर प्लान. तो हर एक जो इंटेलिजेंस एक्टिविटी होती है वो प्री प्लान रहती है और सेल्फ डायरेक्टेड गोल्स पे बेस्ड होती है. इंटेलिजेंस हैज़ बीन डिफाइंड इन मैनी वेज. हर एक तरीके से हम इंटेलिजेंस को डिफाइन कर सकते हैं. तो उसमें हम ये देखते हैं कि इंटेलिजेंस का मतलब है कि हम किसी चीज़ को कैसे समझते हैं, कैसे गेन करते हैं, कैसे चीज़ों से डील करते हैं, कैसे हम बिहेव करते हैं डेली लाइफ में. तो ये हमारी इंटेलिजेंस में आ जाता है. अकॉर्डिंग टू टर्मन ने इंटेलिजेंस की डेफिनेशन दी है. तो इन्होंने बताया है कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक इन टर्म्स ऑफ द अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़. तो जो आइडियाज़ या जो चीज़ें हमारे पास फिजिकली रूप से प्रेजेंट नहीं है उनके बारे में हम कैसे सोच पाते हैं, ये हमारी इंटेलिजेंस है. अकॉर्डिंग टू स्टर्न डेफिनेशन दी गई है. तो स्टर्न ने बताया है कि इंटेलिजेंस इज अ जर्नल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. एक जर्नल कैपेसिटी होती है एक इंडिविजुअल की, और कॉन्शियसली एडजस्टमेंट होती है थिंकिंग में. न्यू रिक्वायरमेंट्स में हम कैसे कॉन्शियसली एडजस्टमेंट करते हैं, ये हमारी इंटेलिजेंस हो जाती है. इट इज़ अ जर्नल मेंटल अडेप्टेबिलिटी टू न्यू प्रॉब्लम्स एंड कंडीशंस इन आवर लाइफ. तो ये हमारी जर्नल मेंटल अडेप्टेबिलिटी होती है कि हम न्यू सिचुएशंस में, न्यू कंडीशंस में और न्यू प्रॉब्लम्स में कैसे डील करते हैं. मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस की बात करते हैं. तो मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस का मतलब है कि कैसे मेज़र किया जाता है इंटेलिजेंस को. तो इसके लिए दो जो है कैटेगरीज बनाई गई इंटेलिजेंस टेस्ट की. पहली कैटेगरी थी इंडिविजुअल टेस्ट की, दूसरी कैटेगरी आ जाती है ग्रुप टेस्ट की. तो इस तरह से मेज़र किया जाता है. आईक्यू को मेज़र करने के लिए, इंटेलिजेंस टेस्ट को मेज़र करने के लिए जो है आईक्यू को मेज़र करना ज़रूरी है. तो इसके लिए इंटेलिजेंस कोटेंट के लिए एक डेफिनेशन, एक फॉर्मूला दिया गया जिसमें ये बताया गया कि आईक्यू को अगर हमें निकालना है तो आईक्यू इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 होता है.
तो IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज ऑल इंटू 100। तो इससे हमारा IQ निकल आ जाता है, इंटेलिजेंस कोटेंट निकल आता है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। तो उसको दो तरह से कैटेगराइज किया गया है। इंटेलिजेंस टेस्ट को इंडिविजुअल टेस्ट आ जाते हैं और ग्रुप टेस्ट आ जाते हैं। इंडिविजुअल टेस्ट में दो टाइप के टेस्ट आ जाते हैं, वर्बल टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट। वर्बल टेस्ट जो वर्बली किए जाते हैं वो वर्बल टेस्ट आ जाएंगे। परफॉर्मेंस टेस्ट जो परफॉर्मेंस पे बेस्ड होंगे। ग्रुप टेस्ट में भी दो टाइप के टेस्ट आते हैं। वर्बल टेस्ट मतलब कि जो वर्बली किए जाते हैं, नॉन वर्बल जिसमें वर्ड्स का यूज़ नहीं किया जाता है, उनको नॉन वर्बल टेस्ट में रखा जाएगा। तो इस तरह से इंटेलिजेंस को मेज़र किया जाता है। इंडिविजुअल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं ये देख लेते हैं। तो बिनेट साइमन स्केल का टेस्ट इंडिविजुअल टेस्ट का एक उदाहरण है। वेस्लर का टेस्ट इंडिविजुअल टेस्ट का एक उदाहरण है। स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल जो है वो भी एक इंडिविजुअल टेस्ट का ही उदाहरण है। अब ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट में अगर हम देखें तो इसमें मल्टी डायमेंशनल एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट आ जाता है, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ टेस्ट आ जाता है, स्कॉलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट आ जाता है। तो ये सब ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट में आते हैं। इनके बारे में आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इंडिविजुअल टेस्ट, फिर इसमें पहला टेस्ट है बिनेट साइमन स्केल टेस्ट, जिसको अल्फ्रेड बिनेट ने दिया था और इनके कुछ साथी भी थे इसमें, जिसमें ये जो है मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज का कॉन्सेप्ट आया था। इसके बाद आता है स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट जो 1916 में दिया गया था। लेविस टर्मन के द्वारा ये टेस्ट बनाया गया था। फिर वेस्लर टेस्ट आ जाता है, डेविड वेस्लर ने इस टेस्ट को डेवलप किया है। इसके बाद आएगा ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। तो ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट में मल्टी डायमेंशनल एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट आ जाता है, इसके बारे में ये डिस्क्रिप्शन में है। फिर आपका दूसरा टेस्ट ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट में आ जाता है कॉग्निटिव एबिलिटीज टेस्ट। तीसरा टेस्ट है इसमें स्कॉलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट और चौथा टेस्ट आ जाता है वर्बल टेस्ट। तो वर्बल टेस्ट में कंपैरिजन हो सकता है, मेमोरी बेस्ड आ सकता है, एसोसिएशन टेस्ट आ सकता है, सिमिलैरिटी टेस्ट आ जाता है, कंप्लीशन टेस्ट आ जाता है और सिस्टम सेंटेंस टेस्ट आ जाता है। तो ये सब वर्बल टेस्ट के उदाहरण हो जाएंगे। फिर नॉन वर्बल टेस्ट देखते हैं। तो इसमें कॉज ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट जो है वो नॉन वर्बल टेस्ट का ही एक उदाहरण है। अलेक्जेंडर्स पास अलॉन्ग टेस्ट जो है वो भी एक नॉन वर्बल टेस्ट का उदाहरण है। क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट ये भी एक तरह से, इसमें 26 क्यूब्स होते हैं। तो ये जो टेस्ट था वो भी नॉन वर्बल टेस्ट का ही उदाहरण है। आर्मी बीटा टेस्ट नॉन वर्बल टेस्ट का उदाहरण है। इस तरह से और कई सारे टेस्ट आ जाते हैं नॉन वर्बल टेस्ट में। गुड इनफ मैन ड्राइंग टेस्ट जैसे है, तो ये भी एक तरह से नॉन वर्बल टेस्ट का ही उदाहरण है। अब हम देखेंगे क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी से भी क्वेश्चंस आते हैं। क्रिएटिविटी को जान लेना यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। क्रिएटिविटी का मतलब है सृजनात्मकता। तो हमारी न्यू टर्निंग्स, न्यू इमेजिनेशन थॉट्स, हमारे आइडियाज़ जो रियलिटी में बेस्ड होते हैं उनको हम क्रिएटिविटी कहते हैं। क्रिएटिविटी इज कैरेक्टराइज बाय द एबिलिटी टू परसीव द वर्ड्स इन द न्यू वेज। तो हम जब वर्ड्स को नए तरीके से देखते हैं, न्यू आइडियाज़ उसमें देते हैं, तो उसको क्रिएटिविटी कहा जाता है। टू फाइंड हिडन पैटर्न्स को ढूंढना और कनेक्शंस बिठाना सिमिक्स एंड अनरिलेटेड फिनोमिनाज में, टू जनरेट सॉल्यूशन। इन अदर वर्ड्स, अगर हम अदर वर्ड्स की बात करें तो क्रिएटिविटी इज़ द कैपेसिटी। तो ये एक कैपेसिटी, एबिलिटी होती है एक पर्सन की, थ्रू विच समथिंग न्यू आइडियाज़, जिसके थ्रू न्यू आइडियाज़, ऑब्जेक्ट्स, अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट ऑफ ओल्ड आइटम्स देखे जाते हैं और उनको बिल्ड किया जाता है न्यू अपलिफ्ट सोसाइटी, जिससे कि सोसाइटी को बढ़ावा मिल सके। द क्रिएटिव थिंकर्स ऑलवेज एक्सप्लोर न्यू एरियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं, मेक करते हैं, वो न्यू ऑब्जर्वेशंस को नई प्रिडिक्शंस देते हैं और नई इन्फ्लुएंसेस देते हैं। इसमें जो है स्टैंडनर और कारवास्की के द्वारा एक डेफिनेशन दी गई क्रिएटिविटी के बारे में। तो इन्होंने बताया क्रिएटिविटी इम्प्लाइज द प्रोडक्शन ऑफ अ पार्शियल एंड टोटल नॉवेल आइडेंटिटी। तो क्रिएटिविटी जो होती है वो एक तरह से प्रोडक्शन होती है पार्शियल एंड टोटल नॉवेल आइडेंटिटी की। स्पेयरमैन की डेफिनेशन है क्रिएटिविटी के लिए। तो इन्होंने बताया क्रिएटिविटी इज़ द पावर ऑफ ह्यूमन माइंड टू क्रिएट न्यू कंटेंट्स
बाय ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशंस एंड देयर बाय जनरेटिंग न्यू कोरिलेट्स। तो स्पेयरमैन ने बताया कि क्रिएटिविटी एक तरह से पावर होती है ह्यूमन माइंड की, जो जनरेट करती है न्यू कंटेंट्स को और उनके बीच में रिलेशंस को देखती है। फिर हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसमें शामिल है कि ये यूनिवर्सल होती है। तो क्रिएटिविटी एक तरह से यूनिवर्सल प्रोसेस है। इसमें इनेट होती है क्रिएटिविटी, मतलब जन्मजात है, और ये अक्वायर भी की जा सकती है, इसको अर्जन भी किया जा सकता है। ओपन थिंकिंग होती है क्रिएटिविटी, मीन्स एज वेल एज एंड ऑफ इटसेल्फ। वाइड स्कोप होता है क्रिएटिविटी का। क्रिएटिविटी रेस्ट ऑफ द डाइवर्जेंट थिंकिंग पे बेस्ड रहती है। अब हम देखेंगे कि कैसे क्रिएटिविटी को मेज़र किया जा सकता है। तो क्रिएटिविटी मेज़र करने के लिए इसके लिए कुछ टेक्निक्स दी गई, कुछ जो है मॉडल थ्योरीज दी गई हैं, जैसे कि गिलफर्ड्स टेस्ट ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो गिलफर्ड ने 1967 में एक अपना मॉडल दिया था, 3D मॉडल जिसको कहा गया, डाइवर्जेंट थिंकिंग पे ये बेस्ड था। तो इनके इस मॉडल को गिलफर्ड्स अल्टरनेटिव यूजेस टास्क भी कहा जाता है, जिसमें इन्होंने कई सारे कंपोनेंट्स दिए, जिसमें ओरिजिनलिटी आता है, फ्लुएंसी आता है, फ्लेक्सिबिलिटी आता है एंड एलाबोरेशन आता है। तो ये गिलफर्ड का मॉडल था जिसके द्वारा क्रिएटिविटी को मेज़र किया जा सकता है। फिर रिमोट एसोसिएशन टेस्ट आया, जो सारनाफ मेडनिक ने दिया था 1960s में। तो ये रिमोट एसोसिएशन टेस्ट था जिसके थ्रू क्रिएटिविटी को मेज़र किया जा सकता है। अब टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग आ जाता है। तो इसको ई पाउल टॉरेंस ने दिया था। तो इनका जो टेस्ट है वो भी क्रिएटिविटी को मेज़र करता है। इनके टेस्ट में दो तरह से कैटेगराइजेशन, कई तरह से 2 पार्ट्स में कैटेगराइजेशन किया गया था, जिसमें वर्बल टेस्ट एंड फिगरल टेस्ट आते थे। तो फिगरल टेस्ट को फिर कैटेगराइज किया गया पिक्चर कंस्ट्रक्शन में और पिक्चर कंप्लीशन में। तो आप या तो पिक्चर कंस्ट्रक्ट करेंगे या पिक्चर कंप्लीट करेंगे। तो ये दो तरह से किया इन्होंने। इसके बाद आ जाता है चौथे नंबर पे क्रिएटिविटी मेज़र करने के लिए पासीज टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, जिसको PTC कहा गया। ये BK पासी के द्वारा दिया गया था क्रिएटिविटी मेज़र करने के लिए। इसमें सीइंग टेस्ट जो है मेज़र करने के लिए, क्रिएटिविटी को मेज़र करने के लिए इसमें 6 टेस्ट लाए गए, जैसे कि सीइंग प्रॉब्लम टेस्ट, अनयूजुअल यूजेस टेस्ट, कॉन्सिक्वेंसेस टेस्ट, टेस्ट ऑफ इनक्विजिटिवनेस, स्क्वायर पजल टेस्ट, ब्लॉक टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। इसके बाद 5वें नंबर पे क्रिएटिविटी मेज़र करने के लिए टेस्ट आया बैकर मेदीज वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटीज़। तो इसको बैकर मेदी ने दिया था। इसमें वर्बल टेस्ट आते हैं, वर्बल टेस्ट में कंसिक्वेंसेस टेस्ट आ जाता है, अनयूजुअल यूसेज टेस्ट आ जाता है, न्यू रिलेशनशिप टेस्ट आ जाता है, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट टेस्ट आ जाता है। फिर नॉन वर्बल टेस्ट आते हैं। तो नॉन वर्बल टेस्ट में पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट आता है, लाइन्स कंप्लीशन टेस्ट आ जाता है और पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट आ जाता है। अब बात करेंगे हम एग्जामिनेशन सिस्टम इन इंडिया की। तो ये हमारा नया टॉपिक है। एग्जामिनेशन इन सिस्टम इन इंडिया का मतलब है कि किस तरह से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं, किस तरह से परीक्षाएं होती हैं इंडिया में, ये देखेंगे। तो एग्जामिनेशन का क्या मतलब है? एग्जामिनेशन का मतलब है विच इट इज़ अ टेस्ट टू सी हाउ गुड समबडी इन समथिंग। तो इसमें देखा जाता है कि कौन किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा है। यूनिवर्सिटी ने डिफाइन किया है एग्जामिनेशन को कि अ टेस्ट शेड्यूल विद इन एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन पीरियड। तो ये एक तरह से ऑफिशियल एग्जामिनेशन पीरियड में कंडक्ट किया जाता है, शेड्यूल किया जाता है। इसमें फाइनल इवैल्यूएशन किया जाता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का उनके कोर्स में। तो ये इवैल्यूएशन का मतलब हो गया। अब हम देखेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ गुड एग्जामिनेशन सिस्टम। एक अच्छे एग्जामिनेशन सिस्टम के कौन कौन से फीचर्स होते हैं? तो उसमें वैलिडिटी होनी चाहिए, रिलायबल होना चाहिए वो एग्जामिनेशन सिस्टम, और उसमें रिकॉग्नाइजेबिलिटी होनी चाहिए, रियलिस्टिक बेस्ड हो वो एग्जामिनेशन सिस्टम, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए एग्जामिनेशन सिस्टम में, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एग्जामिनेशन सिस्टम में, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना चाहिए एग्जामिनेशन सिस्टम में, और गवर्न बाय एकेडमिक स्टाफ के द्वारा इसको गवर्न किया जाना चाहिए। तो ये कुछ साइलेंट फीचर्स थे एग्जामिनेशन सिस्टम के।
अब हम देखते हैं कि क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम इन इंडिया, जो इंडिया में प्रेजेंट टाइम में एग्जामिनेशन सिस्टम चल रहा है उसके क्या डिफेक्ट्स हैं। तो इसमें पहला डिफेक्ट्स आ जाता है कि स्टूडेंट डज नॉट स्टडी थ्रू द होल ईयर। मतलब जो आज के टाइम पे एग्जामिनेशन सिस्टम चल रहा है इसमें स्टूडेंट पूरे साल पढ़ाई नहीं करते हैं, जब उनका एग्ज़ाम आता है तभी वह पढ़ाई करते हैं और एग्ज़ाम दे देते हैं। तो इसमें सेकंड इफेक्ट आ जाता है कि स्टडिंग फ्रॉम क्वेश्चन आंसर बुक एंड की बुक्स। तो स्टूडेंट्स इसमें मतलब अपने सब्जेक्ट को थॉरो रीडिंग नहीं करते हैं, उनको थॉरोली नहीं पढ़ते हैं, बल्कि क्वेश्चन आंसर बुक से वो पढ़ लेते हैं। कुछ की बुक्स आती हैं तो वो उनसे पढ़ के एग्ज़ाम देते हैं। फेयर ऑफ एग्ज़ाम, ये भी एक डिफेक्ट है इस एग्ज़ामिनेशन सिस्टम का कि इसमें बच्चे को डर रहता है एग्ज़ाम के लिए, फेयर ऑफ एग्ज़ाम रहता है। चौथे नंबर पे डिफेक्ट आ जाता है कि सक्सेस इन द एग्जामिनेशन अ मैटर ऑफ द लक। तो एक एग्ज़ाम में सक्सेस होना एक तरह से उनके लिए मैटर ऑफ लक हो जाता है, मतलब किस्मत का ही एक खेल हो जाता है। मैकेनिकल मेथड होता है ये एक तरह से स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए। फिर छठा डिफेक्ट आ जाता है कि डिफेक्ट्स कंसर्निंग इवेलुएशन ऑफ द आंसर बुक। तो आंसर बुक को इवेलुएट करने में भी डिफेक्ट आता है। लॉन्ग एग्जामिनेशन पीरियड रहता है, ये भी एक तरह से डिफेक्ट है। रॉन्ग ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। डिफेक्ट्स इन द एसे सिस्टम में भी डिफेक्ट्स होते हैं। तो ये सारे डिफेक्ट्स हैं प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम में। तो इनको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। तो सजेशंस फॉर द इम्प्रूविंग एग्जामिनेशन सिस्टम, कैसे इनको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इम्प्रूव करने के लिए पहला तरीका है सर्टिफिकेट्स शुड बी रिक्वायर्ड फॉर सर्विस। सर्टिफिकेट शुड नॉट रिक्वायर्ड फॉर सर्विसेज। तो किसी भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए सर्विसेज को लेने के लिए। दूसरा सजेशन आ जाता है कि इम्प्रूवमेंट इन द इवेलुएशन ऑफ आंसर बुक। तो आंसर बुक में उनकी इवैल्यूएशन के लिए इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए। तीसरा सजेशन आ जाता है कि टर्मिनल एंड मंथली एग्जामिनेशन होने चाहिए, मतलब टर्म वाइज एग्ज़ाम होने चाहिए और मंथली बेसिस पे एग्जामिनेशन कराए जाने चाहिए। चौथा सजेशन आ जाता है कि एग्जामिनेशन इन अदर एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो एग्जामिनेशन करना चाहिए अदर एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट के लिए, री एग्ज़ाम्स होने चाहिए। डिस्करेजमेंट ऑफ द रोट लर्निंग, तो रोट लर्निंग के लिए डिस्करेज करना चाहिए बच्चे को। चेंज इन द क्वेश्चंस में चेंजेस लाने चाहिए। कवरिंग इंटायर कोर्स को कवर करना चाहिए। पेपर स्कीम्स बनाई जानी चाहिए। सफिशिएंट नंबर ऑफ एग्जामिनर्स होने चाहिए। तो ये कुछ सजेशंस थे डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए। अब हम बात करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मतलब है। मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसको और कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि मेज़र ऑफ सेंट्रल वैल्यू, मेज़र ऑफ लोकेशन, एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो ये इसके कई सारे नाम हैं। सिम्पसन एंड काफ्का के द्वारा एक डेफिनेशन दी गई है मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की। अ मेज़र ऑफ लोकेशन इज अ टिपिकल वैल्यू अराउंड विच अदर फिगर्स कॉन्ग्रीगेट। तो ये जो है ऐसा टिपिकल वैल्यू होती है ये जिसके अराउंड, जिसके चारों तरफ अदर फिगर्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रीगेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉस के द्वारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन दी गई है। इट इज़ दैट वैल्यू विच टिपिफाइज और बेस्ट रिप्रेजेंट द होल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो है ऐसी वैल्यू होती है जो बेस्ट रिप्रेजेंट करती है होल सिचुएशन को, होल डिस्ट्रीब्यूशन को। टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें तो दो तरह से कैटेगराइजेशन किया जाता है इसका। मैथमेटिकल एवरेज ऑफ मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है और पोजिशनल एवरेज ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है। तो मैथमेटिकल एवरेज में आ जाता है मीन, फिर इसमें जियोमेट्रिक मीन आ जाता है, हार्मोनिक मीन आ जाता है। तो ये जो है पार्ट्स हो जाते हैं इसके। इसके बाद पोजिशनल एवरेज आ जाता है। तो पोजिशनल एवरेज में मीडियन आता है, मोड आता है, क्वांटाइल्स आते हैं, डिसाइल आते हैं, परसेंटाइल्स आता है। अब बात करेंगे मीन की। तो मीन का क्या अर्थ है ये जान लेते हैं।
मीन को अरिथमेटिक मीन के नाम से भी जाना जाता है। तो कैलकुलेट मीन को कैलकुलेट करने के लिए हर एक ऑब्जर्वेशन को डिवाइड किया जाता है बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन से, तो हमारा मीन निकल आता है। तो मीन को एक्स बार से डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला हो जाता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जितना सम आएगा ऑल ऑब्जर्वेशन का उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तब हमारा मीन निकल आता है। तो इसको सिग्मा एक्स अपॉन एन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू W.L. किंग के द्वारा बताया गया है, अरिथमेटिक एवरेज मे बी डिफाइंड एज द सम और द एग्रीगेट ऑफ द सीरीज ऑफ द आइटम डिवाइडेड बाय देयर नंबर्स। तो हम हर सम को सीरीज को डिवाइड करते हैं जब उनके नंबर ऑफ आइटम्स से, तो हमारा अरिथमेटिक मीन निकल आता है। तो ये मीन की मीनिंग थी। अब यूसेज ऑफ मीन की बात करें तो क्या यूसेज है मीन का। मीन इज यूज्ड इन द प्लेस वेयर यू आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट द एवरेज वैल्यू। अगर आपको सिर्फ एवरेज वैल्यू निकालनी है तो आप मीन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एवरेज ऑफ कस्टमर्स के लिए। फिर मीन का यूज़ किया जाता है बोथ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डेटा के लिए। और मीन का यूज़ कर सकते हैं स्टेबल रखने के लिए। अदर देन मोड एंड मीडियन से ज़्यादा स्टेबल रहता है मीन। फिर मीन का यूज़ किया जा सकता है कैलकुलेशन के लिए स्टैटिक्स की, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए। तो इस तरह से मीन का यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स दे रखी हैं मीन के बारे में, इनको देख लीजिएगा। अब बात करेंगे मीडियन की। तो मीडियन क्या होता है। व्हेन एन ऑब्जर्वेशंस आर ग्रुप्ड एंड अरेंज्ड इन द सॉर्टिंग ऑर्डर। तो जब एन ऑब्जर्वेशन को एक शॉर्टिंग ऑर्डर में, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो, उसमें रखा जाता है उनकी वैल्यूज़ को, तो जो सेंट्रल वैल्यू आती है ऑब्जर्वेशन की उसको मीडियन कहा जाता है। उसको एम से या एम ई से डिनोट किया जाता है। तो एम इजक्वल टू मीडियन इजक्वल टू n+1 अपॉन 2, इसको ऑब्जर्वेशन, ये जो है मीडियन का फॉर्मूला होता है। डी पैट्री 1996 में इन्होंने डिफाइन किया मीडियन को। इन्होंने बताया एज अ वैल्यू ऑफ द मिडिल आइटम ऑफ अ सीरीज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो एक तरह से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम सीरीज को अरेंज करते हैं तो उसकी जो मिडिल वैल्यू आती है उसको मीडियन कहा जाता है। एज सच इट इज़ डिवाइडेड बाई द सीरीज इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो इसको जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है मीडियन। मीडियन की जो वैल्यू होगी वहीं से वो सीरीज 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए क्या क्या मेथड्स होते हैं। इसमें कैलकुलेशन ऑफ मीडियन में इंडिविजुअल सीरीज आ जाती है। फिर दूसरा मेथड आ जाता है कैलकुलेशन ऑफ मीडियन में डिस्क्रीट सीरीज आ जाती है, ये अनग्रुप्ड रहती है। फिर तीसरा मेथड आ जाता है कैलकुलेशन ऑफ मीडियन में कंटिन्यूअस सीरीज, ये ग्रुप्ड डेटा होता है। तो इस तरह से इंडिविजुअल सीरीज के लिए फॉर्मूला आ जाता है वैल्यू ऑफ n+1 अपॉन 2 आइटम्स। तो इस तरह से इंडिविजुअल सीरीज को निकाला जा सकता है। अब बात करेंगे यूजेस ऑफ मीडियन की। तो ये कुछ यूजेस दे रखे हैं मीडियन के। उसके बाद मेरिट्स आ जाती है मीडियन की और डीमेरिट्स आ जाती है मीडियन की। तो ये कुछ मेरिट्स हैं और ये डीमेरिट्स हैं मीडियन की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है मोड का। तो मोड क्या होता है ये समझ लेते हैं। मोड इज़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द फ्रिक्वेंसी इज मैक्सिमम। तो वो वैल्यू होती है मोड जिसमें फ्रिक्वेंसी जो है सबसे ज़्यादा रहती है। इट इज़ डिनोटेड बाई, इसको जेड या एम ओ से डिनोट किया जाता है। जीजेक के अनुसार एक डेफिनेशन दी गई है मोड की। तो इन्होंने बताया है मोड इज़ द वैल्यू अकरिंग most frequently in a series of the items and around which other items are distributed most dynamically। तो मोड जो होगा, मोड ऐसी वैल्यू होती है जो सबसे ज़्यादा रिपीट होती है, सबसे ज़्यादा बार आई होती है, उसको मोड कहा जाता है।
मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मोड की बात करें तो मोड की कैलकुलेशन के लिए 3 मेथड्स होते हैं। पहला आ जाता है इंडिविजुअल सीरीज आ गया। दूसरा होगा डिस्क्रीट सीरीज जिसमें अनग्रुप्ड डेटा रहेगा। तीसरा आ जाएगा कंटिन्यूअस सीरीज जिसमें ग्रुप्ड डेटा रहता है। तो ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए पूरा एग्जाम्पल सहित आपको बताया गया है। इससे इंडिविजुअल सीरीज ज्ञात की जाती है। अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ मोड्स की। तो मोड के क्या यूजेस होते हैं ये यहाँ पे बताए गए हैं। फिर इसके आगे देखेंगे मेरिट्स ऑफ मोड। तो ये मेरिट्स हैं मोड की। फिर कुछ डिमेरिट्स दी गई हैं मोड के बारे में। तो ये डिमेरिट्स हो गई मोड की। अब हम बात करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का क्या मतलब है। Measures of average such as median and mean represent the typical value of a data set। तो mean और median जो होते हैं वो एक तरह से एवरेज को प्रेजेंट करते हैं टिपिकल वैल्यूज़ की डेटा सेट्स की। विद इन द डेटा सेट द एक्चुअल वैल्यूज़ यूजुअली डिफर फ्रॉम द वन अदर फ्रॉम द एवरेज वैल्यू इटसेल्फ। तो जो यूजुअल वैल्यूज़ होती हैं, जो ओरिजिनल वैल्यूज़ होती हैं वो डिफ़र होती हैं एवरेज वैल्यूड से। उसमें जो है डिफरेंस पाया जाता है। द एक्सटेंट इन विच द मीडियन एंड मीन आर गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वैल्यूज इन द ओरिजिनल डेटा सेट डिपेंड्स अपॉन द वेरिएबिलिटी और डिस्पर्जन इन द ओरिजिनल डेटा। तो जो मीडियन एंड मीन का गुड रिप्रेजेंटेशन किया जाता है वैल्यूज़ का वो डिपेंड करता है ओरिजिनल डेटाबेस पर। वो डिपेंड करते हैं वैल्यूज़ के वेरिएबिलिटी या उनके डिस्पर्जन पे ओरिजिनल डेटा बेस्ड होता है। डिस्ट्रीब्यूशन कैन नॉट बी क्लियरली depicted by the measuring the average or central tendency। Averages provide the observation of only the central part of the distribution। तो जो एवरेज होते हैं उनसे सिर्फ ऑब्जर्व किया जाता है सेंट्रल पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को। और स्टडी ऑफ द स्कैटर्डनेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस स्टडी इज नोन एज द मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो स्कैटर्डनेस की जो ऑब्जर्वेशन के स्कैटर्डनेस की जो स्टडी होती है उसको मेजर ऑफ डिस्पर्जन कहा जाता है। द वर्ड डिस्पर्जन लिटरली मीन्स फ्लक्चुएशन। डिस्पर्जन का मतलब ही होता है स्कैटर, फ्लक्चुएशन होना, वेरिएशन होना, डेविएशन होना या स्प्रेड होना। मेजर ऑफ डिस्पर्जन shows the variation of an individual term from its averages। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो शो करता है वो वेरिएशन दिखाता है इंडिविजुअल आइटम का उसके एवरेजेस से। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेजर ऑफ वेरिएशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। काफ्का ने इसके लिए एक डेफिनेशन दी है मेजर ऑफ डिस्पर्जन के लिए। तो इन्होंने बताया है मेजर ऑफ स्कैर्डनेस ऑफ द मास फिगर। तो एक बड़ी अमाउंट में जो फिगर्स होती हैं उनमें स्कैर्डनेस को मेज़र करने के लिए अबाउट अ एवरेज इज कॉल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन और मेजर ऑफ वेरिएशन। तो इसी के एवरेज को मेजर ऑफ डिस्पर्जन या मेजर ऑफ वेरिएशन कहा जाता है। तो अब हम देखेंगे कि क्या मेथड्स होंगे किसी भी डिस्पर्जन को मेज़र करने के लिए। तो इसमें मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन की बात करेंगे। एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन हो सकता है और रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन हो सकता है। एब्सोल्यूट मेजर्स में आ जाते हैं रेंज, क्वांटाइल डेविएशन इसी में आता है, मीन डेविएशन इसी में आता है और स्टैंडर्ड डेविएशन एब्सोल्यूट मेजर्स में ही आ जाता है। फिर रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की बात करें तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वांटाइल डेविएशन आ जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ जाता है और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये सब जो है रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि एब्सोल्यूट मेजर्स में रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। अब बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है इसको समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज यूज्ड टू मेजर द स्प्रेड ऑफ द आइटम इन अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एक सेट ऑब्जर्वेशन में हम देखते हैं मेजर्स को जब स्प्रेड करते हैं उसके आइटम्स को देखते हैं तो उसमें जब ऑब्जर्वेशन किया जाता है उसको स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन कहा जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है। इफ़ ऑल द ऑब्जर्वेशन वैल्यूज आर आइडेंटिकल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम्स ऑफ अ सेट इज़ यूनिफॉर्म। अगर
जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आइडेंटिकल होता है, वो यूनिफॉर्म फॉर्म में होता है, देन द डेविएशन ऑफ एवरी वैल्यू फ्रॉम मीन इज ज़ीरो, तब जो है हर एक जो है मीन की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। व्हेन द एलिमेंट ऑफ सेट आर मोर डिस्पर्स्ड देन द स्टैंडर्ड बिकम द लार्जर, अगर वैल्यूज जो होंगी सेट की वो डिस्पर्स्ड हो जाएंगी ज़्यादा, तो उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो हो जाएगा वो और लार्जर हो जाता है, वो और बड़ा हो जाता है। यूल एंड कैनेडल के अनुसार स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में डेफिनेशन दी गई है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो उसको आधा ना जो होता है इससे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, और ये एक तरह से स्क्वायर रूट होता है अर्थमेटिक मीन का ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ऑल डेविएशन। तो ऑल डेविएशन के अर्थमेटिक मीन का स्क्वायर रूट कहा जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन को। डेविएशन बीइंग मेजर्ड फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो डेविएशन ये जो होता है इसको मेज़र किया जाता है अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन के थ्रू। फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा पॉजिटिव होगा, ये चेंज नहीं होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसका साइज़ जो होगा वो डिफरेंट होगा। इसके बाद देखेंगे कि मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसमें इंडिविजुअल सीरीज़ आ जाती है, डिस्क्रीट सीरीज़ आ जाती है और कंटिन्यूअस सीरीज़ आ जाती है। तीन तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन को मेज़र किया जाता है, इसके कैलकुलेशन किया जा सकता है। यूजेस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन के क्या यूज़ हैं इसको देख लेते हैं। तो इसका यूज़ होता है मोस्ट एक्यूरेट, रिलायबल और स्टेबल मेज़र ऑफ वेरिएबिलिटी को जानने के लिए। तो इसके थ्रू स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू हम मेज़र कर सकते हैं वेरिएबिलिटी को एक्यूरेट फॉर्म में, रिलायबल फॉर्म में और स्टेबल फॉर्म में। व्हेन मोर वेट इज़ टू बी गेन टू एक्सट्रीम डेविएशन फ्रॉम द मीन, इसमें जो है एक्सट्रीम वेट दिया जाता है। व्हेन द कोएफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन एंड अदर स्टैटिक्स आर सब्सिक्वेंटली कंप्यूटेड। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ किया जाता है जब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और अदर स्टैटिक्स सब्सिक्वेंटली कंप्यूटेड किए जाते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ किया जा सकता है जब मेजर्स ऑफ रिलायबिलिटी को कंप्यूट किया जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का हम यूज़ कर सकते हैं जब स्कोर आर टू बी प्रॉपरली इंटरप्रेट किया जाता है। व्हेन रेफरेंस टू बी नॉर्मल कर्व में रेफरेंसेस को यूज़ किया जाएगा तब इसका यूज़ किया जा सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ कर सकते हैं जब स्टैंडर्ड कोर्स को कंप्यूट किया जाता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ किया जा सकता है व्हेन वी want to test the significance between the two statics के बीच में जब हम सिग्निफिकेंस को जानने की कोशिश करते हैं तब स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ किया जाता है। when coefficient of variation और वेरिएंस आर कैलकुलेटेड तब भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ मेरिट्स दे रखी हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। फिर इसकी कुछ डिमेरिट्स आ जाती हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। अब हम बात करेंगे परसेंटाइल के बारे में। तो परसेंटाइल क्या होता है ये देख लेते हैं। इफ द वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन इन आर डेटा सेट अरेंज्ड इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर एंड डिवाइडेड it into the 100 equal parts by using the 99 point in the scale of the observation, then it is called as percentile। तो percentile तब हम कहेंगे जब हम सेट डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं 100 इक्वल पार्ट्स में 99 पॉइंट्स में, तो उसको हम इस ऑब्जर्वेशन स्केल को परसेंटाइल कहते हैं। इफ़ द डेटा इज अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर द फर्स्ट पॉइंट इज नोन एज, अगर असेंडिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज है तो उसको फर्स्ट पॉइंट को फर्स्ट परसेंटाइल कहा जाता है और उसको P1 से डिनोट किया जाता है। सेकंड पॉइंट को सेकंड परसेंटाइल कहा जाएगा और इसको P2 से डिवाइड किया जाएगा। ऐसे ही करके हर एक परसेंटाइल को पॉइंट को हम P से डिनोट करते चले जाएंगे, और जो लास्ट पॉइंट आएगा 99th परसेंटाइल उसको हम P99 से डिनोट करेंगे। तो परसेंटाइल का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है ये देख लेते हैं। इसका कैलकुलेशन इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज पे किया जाएगा एंड ग्रुप सीरीज पे किया जाएगा।
तो ये कुछ कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला दिए गए हैं। इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज के लिए ये फॉर्मूले का यूज़ किया जाएगा फॉर्मूला, और ग्रुप सीरीज के लिए एक ये फॉर्मूला दिया गया है, पी के इक्वल टू L1 प्लस के एन अपॉन 100 माइनस सी अपॉन एफ इंटू L2 माइनस L1। तो ये जो है ग्रुप सीरीज के लिए फॉर्मूला आ जाता है। इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाया भी गया है, आप देख सकते हैं इसको। फिर मेरिट्स ऑफ परसेंटाइल दिया गया है। तो मेरिट्स क्या क्या होती हैं, ये सिंपल टू अंडरस्टैंड होता है, सिंपल टू कैलकुलेट होता है। इसमें परसेंटाइल के लिए एक्सट्रीम वैल्यूज़ आती हैं और इसको कैलकुलेट किया जाता है एग्जैक्टली वैल्यूज़ पे। फिर कुछ डिमेरिट्स आ जाती हैं परसेंटाइल के लिए। तो ये हमारी सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है। मेज़रमेंट एंड इवैल्यूएशन का ये मैराथन क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू एवरीवन। इसमें जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए हैं बहुत इम्पोर्टेंट है और इन सब से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ज़रूर। थैंक यू एवरीवन।